हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यस गुरुजी। यस गुरुजी में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग करंट अफेयर्स को प्रॉपर तरीके से डिस्कशन कर रहे हैं। घटनासार की किताब है। इसमें 4 पार्ट हमने बेहतरीन तरीके से दिया है, आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखा भी उसको। 4 पार्ट इसके आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। इसको जाकर के जो ना देखे हो जाकर के आप देखते रहिएगा। आपको पता है कि आरओ, एआरओ और आगामी जो परीक्षा है यूपी पीसीएस, यूपी पीएससी या बीपीएससी, ठीक है, ये सभी एग्जाम आगे सब लगातार होने ही वाले हैं। तो इसके लिए यह सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और आज का जो टॉपिक है यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि निश्चित 4 से 5 क्वेश्चन इन्हीं सब सेक्शन से पूछ लिए जाते हैं। तो एक घटना सार या कोई भी अन्य करंट अफेयर्स किताब पढ़ने से ज़्यादा जरूरी यह है कि हमें उसमें क्या छोड़ना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटी किताब होती है, बहुत अननेसेसरी पॉइंट दिए रहते हैं। तो उसी काम को आसान करने के लिए जो है आपको यह सीरीज दी जाती है, जिससे कि आपको अपने पढ़ने में आसानी मिल जाए, कम समय में ज़्यादा लाभ उठा सके। बकिया आपका इसका पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा ही, और आप स्वतंत्र हैं, जितना चाहे उतना पढ़ सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं। जैसे देखिए, आपको पता है कि जितने भी नवीनतम पुरस्कार है, नवीनतम पुरस्कार है, यह बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर्स होता है, ठीक है, टॉपिक्स होता है पुरस्कार वाला। नवीनतम पुरस्कार हो गया। उसके बाद आपके नवीनतम जो खेल से संबंधित जितने भी पुरस्कार हैं, तमाम तरह के दिवस हैं, तमाम तरह के खेलों का आयोजन है, ठीक है, उसमें फिल्म फेयर पुरस्कार वाला भी आ जाता है, और भी अन्य तरह के जैसे व्यास सम्मान हो गया, ज्ञानपीठ सम्मान हो गया, नोबेल पुरस्कार हो गया। यह वाला जो सेशन आज का है थोड़ा सा लंबा हो सकता है, जरूर वीडियो बने, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रॉपर थोड़ा पेशेंस और धैर्य करके देखिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। हाय, दिस अजेश कुमार पटेल, 6 ईयर ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जाम, ऑप्शनल सब्जेक्ट जियोग्राफी, अन अकेडमी एजुकेटर से इंटर्नशिप प्रोग्राम, एग्जाम प्लस एजुकेटर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। हमारे द्वारा यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ और यूपीपीसीएस एग्जाम को भी क्वालिफाई किया गया है, और तमाम तरह के वनडे लेवल के एग्जाम को भी। तो निश्चित रूप से आपका इससे भरोसा बनेगा, और जो मैटर दिया जाएगा आप उस पर भरोसा करके करिएगा, उससे बाहर आने की संभावना बेहद कम होगी, ठीक है। नए हैं तो टेलीग्राम चैनल को क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर देना है, और बेल आइकन भी दबा के रखना है, और शेयर तो करते ही रहना है, ठीक है। चलिए, हमने जैसे बताया था आपको कि नवीनतम पुरस्कार के बारे में आज देखते हैं। पहला ही टॉपिक आपका नवीनतम पुरस्कार से संबंधित है। देखिए, कह रहा है कि नवीनतम पुरस्कार में भी कौन सा, पहले राष्ट्रीय पुरस्कारों को देखेंगे, इसी तरह फिर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों को देखेंगे। तो खेल पुरस्कार से स्टार्ट हो रहा है। खेल पुरस्कार 2023, खेल मंत्रालय भारत सरकार, देखो यहाँ पर 5 स्टार दिया गया, इसका मतलब निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगा। खेल मंत्रालय भारत सरकार ने 20 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके साथ ही सात्विक साईराज, जहां जहां हमने अंडरलाइन किया है उसको आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी इनका पूरा नाम है, आप सात्विक साईराज भी रखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चिराग शेट्टी को देश का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न से सम्मानित कर दिया गया है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो तेज गेंदबाज है मोहम्मद शमी, आप सभी लोग जानते होंगे। और जो तीरंदाज हैं वो शीतला देवी, मतलब शीतल देवी को समेत 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से जो है नवाजा गया है। जो शीतल देवी हैं, ये जो है आपका क्या है, पैरा वाले गेमों में खेलती हैं, और इनके दोनों बाह नहीं है लेकिन पैरों से निशाना लगाती है, इसका मतलब तीरंदाज है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो एक अलग का टैलेंट, एक अलग तरीके से, और इस बार जो है 4 पदक लाने में भी जो है सफल रही हैं एशियाई वाले गेम्स में। तो इस चीज को आप ध्यान रखना। तो हमने क्या बताया अभी कि सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, मोहम्मद शमी जो तेज गेंदबाज हैं, और तीरंदाज शीतल देवी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इतना ध्यान रखना। कहाँ दिया था ये जो है खेल रत्न पुरस्कार, तो आपका ये जो खेल पुरस्कार है राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया, ठीक है। मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार, इसके बारे में हो ही गया। किससे संबंधित है तो आपको पता है, सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, दोनों लोग किससे संबंधित है, बैडमिंटन से भी पूछा जा सकता है। किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों की जो उपलब्धि होती है उसी के लिए खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है, ये बात ध्यान रखना। इसमें 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। किसमें, यह आपका मेजर ध्यानचंद वाले में। अर्जुन अवार्ड भी 4 साल पे दिया जाता है। तमाम तरह को लोगों को अर्जुन अवार्ड दिया कि आपको याद किसको किसको रखना है, सबको तो याद रखना नहीं है, तो भैया किसको याद रखना है, जिस पर इस तरह निशान लगा उसको याद रखना। मोहम्मद शमी को याद रखना है, क्रिकेट से इनको अर्जुन अवार्ड मिला है, ठीक है। उसके बाद देखो, एक दिव्य कीर्ति है, इनको भी ध्यान रखना। एक दिव्य कीर्ति है घुड़सवारी के लिए, इनको भी मिला है
इस पर भी निशान लगा लेना। और उसके बाद एक है अंतिम पंघाल, कुश्ती के लिए इनको मिला है। और शीतल देवी पैरा तीरंदाजी, अभी हमने आपको बताया, इनको मिला है। यह भी पिछले 4 वर्षों के लिए दिया था, इसमें 15 लाख रुपए दिया था, जबकि उसमें 25 लाख रुपए। रुपया याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम किसको किसको मिला ये याद रखना जरूरी था। देखो द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार किसको मिला है, तो ई भास्करन को मिला है, जिनका संबंध किससे है, कबड्डी से है, द्रोणाचार्य। ठीक है। और देखो जसकृत सिंह ग्रेवाल है, यह गोल्फ से इनको मिला है। और जयंत कुमार पुसीलाल है, टेबल टेनिस से मिला है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, क्योंकि द्रोणाचार्य जो पुरस्कार होता है हमेशा उत्कृष्ट प्रशिक्षक, मतलब कि जो खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करते हैं उनको बेहतर योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है। खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड 2 श्रेणियों में, एक तो लाइफ टाइम होता है, एक नियमित दिया जाता है। आपको लाइफ टाइम वाला ही याद रखना था, और कोई याद मत रखो, लेकिन लाइफ टाइम वाला जरूर याद रखो कि ध्यानचंद्र लाइफ टाइम अवार्ड किसको, विनीत कुमार हॉकी से, कविता सेलराज कबड्डी से, और मंजूषा कंवर बैडमिंटन से इनको दिया गया। निश्चित रूप से आप याद रखेंगे, ये बहुत ही जरूरी था। ठीक है। नियमित वाला नहीं याद रखोगे तभी काम आपका चल जाएगा, लेकिन यह जो आपका लाइफ टाइम वाला है इसको आप जरूर याद रखना। किसको, विनीत कुमार, कविता सेलराज और मंजूषा कंवर को। किस किस खेल से, थोड़ा यह भी याद रख लीजिएगा। खेलों में आजीवन उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार में 10-10 लाख रुपए की राशि दी थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी किसको दिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। देव यूनिवर्सिटी अमृतसर ओवरऑल विजेता यही रहा है, इसलिए हमने स्टार लगा दिया है कि महत्वपूर्ण है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जो है किस यूनिवर्सिटी को दिया गया, तो क्या बोलेंगे आप, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। ठीक है, इतना ही इसमें जरूरत था। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कारों की भी घोषणा हो गई है। 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार है। 20 दिसंबर को साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की गई। और यह कितने भाषाओं में, यह भी कई बार पूछा जाता है कि 24 भाषाओं में यह दिया जाता है, जबकि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, वहां पर 22 भाषाएं। 2 भाषा यहाँ पर पढ़ी जाती हैं, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। एक अंग्रेजी है और एक आई थिंक राजस्थानी है, ये 2 भाषाएं इसमें पढ़ी जाती है। यह पुरस्कार 12 मार्च 2024 को साहित्य अकादमी के 70 वर्ष के अवसर पर दिए जाएंगे। यह बात ध्यान रखना, अभी 12 मार्च को दिया जाएगा 2024 का, चूंकि 70वां वर्ष पूरा हो रहा है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें हिंदी के लिए जो संजीव का उपन्यास था मुझे पहचानो, इसके लिए कह रहा है कि हिंदी के लिए संजीव का उपन्यास मुझे पहचानो। तो अंग्रेजी के लिए किसको, प्रयागराज की है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। नीलम शरण गौर को का उपन्यास है रिक्विम इन राग जानकी के लिए चुना गया है। यह दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, हिंदी के लिए, अंग्रेजी के लिए, और एक आगे हम बताएंगे उर्दू के लिए। तीनों याद रखना, बाकी और कोई 24 भाषाओं को याद रखने की जरूरत नहीं है। हिंदी के लिए आपने समझ लिया, राइटर कौन है, संजीव है। उपन्यास कौन सा है, मुझे पहचानो। अंग्रेजी के लिए राइटर कौन है, नीलम शरण गौर है। उपन्यास कौन है, रिक्विम इन राग जानकी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो उर्दू के लिए हमने बताया, उर्दू के लिए सादिका नवाब शहर का उपन्यास है राजदेव की अमराई। ठीक है, राजदेव की अमराई के लिए क्या किया गया, पुरस्कृत किया गया। किसको, सादिका नवाब शहर, इनका नाम है ये, और ये इनका उपन्यास है राजदेव की अमराई। ठीक है, यहां पर ये पूरा लिस्ट है। सारे लिस्ट को मत याद रखिएगा, जो मैं बोल रहा हूं अंग्रेजी को याद रख लीजिएगा। हमने आपको बताया कि प्रयागराज की है ये रेक्यूम इन रागा जान की, नीलम शरण गौर यह लेखक है, और इनका ये क्या है, उपन्यास है। हिंदी के लिए मुझे पहचानो भी हमने बताया, और इसके लेखक कौन है, संजीव है। उसके बाद उर्दू के लिए भी थोड़ा सा देख लेना, राजदेव की अमराई अभी हमने बताया उपन्यास है, और सादिका नवाब शहर इसके लेखक। इतना ही याद रखिएगा, बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट चलते, व्यास सम्मान, यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखो 4 स्टार लगाया गया है। तो व्यास पुरस्कार 2023 की घोषणा हो गई है। तो सबसे बार कई बार यही पूछ लिया था, किस फाउंडेशन द्वारा, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। यह पुरस्कार वरिष्ठ साहित्यकार पुष्पा भारती को दिया गया। कौन सा उनका संस्मरण था, तो यादें और यादें, बहुत महत्वपूर्ण, इसको याद रखिएगा। यादें और यादें, याद भी करते रहना साथ साथ आपको। ठीक है, सिर्फ देख लेने से काम नहीं बनेगा, याद भी करते रहना है मेरे साथ साथ, ये बात ध्यान रखिएगा। तो किसको दिया गया, पुष्पा भारती को। व्यास पुरस्कार 2023 की बात हो रही है। पुष्पा भारती का जन्म चूंकि उत्तर प्रदेश में हुआ, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ था। उत्तर प्रदेश एग्जाम के लिए आपको पता ही है, मुरादाबाद में हुआ था। ये सब तमाम तरह की चीजें नहीं जानना, बस ये जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में इनका हुआ था जन्म। अब आ जाइए, 4 लाख रुपए मिलता है 10 वर्षों के दौरान, उत्कृष्ट जो हिंदी साहित्य की रचना होती है उसी के लिए दिया जाता है। ये सबसे जानकारी के लिए था।
एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, जहां पर मैंने स्टार लगा इसका मतलब वो पॉइंट आ सकता है डायरेक्ट। 2022 के लिए यह पुरस्कार किसको दिया गया था, तो ज्ञान चतुर्वेदी के लिए दिया गया था। कौन सा उपन्यास था, तो पागलखाना के लिए यह भी जब दिया गया था तो कई एग्जामों में पूछा गया था, तो यह भी पूछना कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ये बन जाता था, इसलिए इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वाली यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2023। आपको पता है ना जेसीबी की जो मशीन आती है उसी के द्वारा, उसी के जो संस्थापक उन्हीं का नाम है ये जेसीबी, ठीक है। उन्हीं इनका शॉर्ट नाम है, उन्हीं के नाम पर एक पुरस्कार दिया जाता है। तो एक तमिल लेखक पुरुमल मुरुगन को उनके उपन्यास फायरबर्ड के लिए साहित्य का प्रतिष्ठित, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, प्रतिष्ठित जेसीबी पुरस्कार 2023 दिया गया। सीधा सीधा पूछेगा कि जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2023 किस लेखक को दिया गया, तो पेरुमल मुरुगन को। कौन सा उपन्यास है भैया, तो फायर बर्ड, ये बात ध्यान रखना। आ जाइए, फायर बर्ड तमिल उपन्यास है, आलंदा पैची का अंग्रेजी अनुवाद है, यह जो है इसका जो है अंग्रेजी में जो अनुवाद है आलंदा पैची। इस पुस्तक को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है, अनुवाद जननी कन्नन के द्वारा किया गया है, यह भी ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। कह रहा फायरबर्ड तमिल उपन्यास आलंदा पैची का अंग्रेजी क्या है, अनुवाद है, क्योंकि इसी का एक नाम और है क्या, आलंदा पैची है। और फायरबर्ड क्या है, इसमें जो है इसका कन्वर्ट कर दिया गया अंग्रेजी में, और उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट किसने किया, तो जननी कन्नन ने। तो यह दोनों को याद रखना, जो इसके मूल लेखक है उनका नाम आप सब लोग को याद हो गया होगा, पुरुमल मुरुगन, जो तमिल में लिखे थे। अब उसके बाद उसको कन्वर्ट किसने किया, तो जननी कन्नन ने। और जो उन्होंने लिखा था आलंदा पैची के नाम से लिखा था, कन्वर्ट करके फायर बर्ड कर दिया गया, ये बात ध्यान रखिए। जेसीबी के पुरस्कार 25 लाख रुपए दिया था, बस इतना। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023-2022, इसका मतलब है कि 2022 का भी नहीं दिया गया था और 2023 का तो देना बाकी ही था, दोनों को एक साथ दे दिया गया, तो कोई बात नहीं। बस दिक्कत यह है कि आपको दोनों याद रखना पड़ेगा। कह रहा है कि शांति निरस्त्रीकरण विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार अली अबू अवाद और डेनियल बरेन बोइम को देने की घोषणा दिसंबर 2023 में की, दोनों लोगों को दिया गया, ठीक है। इजरायली फिलिस्तीनी कौन सा, 2023 की बात हो रहा, पहले हम लोग 2023 को पढ़ेंगे फिर 2022 की बात करेंगे। 2023 में किसको, अली अबू अवाद को और डेनियल बरेन बोइम को दिया गया। यह किस लिए दिया गया, तो थोड़ा सा याद रखना कि इजराइल फिलिस्तीन के संघर्ष में अहिंसक समाधान और इजराइल और अरब दुनिया के युवाओं को मोटिवेट करके सही मार्ग पर चलने के लिए प्रयास किए, बस इतना ध्यान रखना। अब आ जाओ, ये सब कहानी है किस लिए दिया गया। जैसे वहां पर आपको पता है कि यह पुरस्कार डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल कर्मचारी और उनकी निस्वार्थ व अटूट समर्पण, विपरीत परिस्थितियों में दृढ़ता, यही सब सेक्टर में दिया जाता है, मतलब मानवीय कार्यकर्ताओं को दिया जाता है, एक तरह से आप सीधा सीधा यह कर लीजिएगा। अब इस पुरस्कार की खासियत थी 2022 की, अगर हम बात करें किसको दिया गया, तो यह भी शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार संयुक्त रूप से दो लोग को दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण यह वाला भी है, क्योंकि ये भारत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए को और टीएनएआई ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना गया, आईएमए को और टीएनएआई, ठीक है। ट्रेंड नर्सेज इंडियन एसोसिएशन को दिया गया और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को तो दिया ही गया, ये दोनों नाम याद रखना। 2022 के लिए, कहाँ है, 2022 के लिए दिया, कब गया, 2023 में। तो 2023 में तो 23 के लिए दिया गया, एक 22 के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। किसने दिया, तो उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी ने दिया, ये सब ध्यान रखिए। चलिए, यह पुरस्कार कोविड-19 योद्धाओं के अथक प्रयास के प्रति सम्मान है, और इसका उद्देश्य क्या, उन महिलाओं, पुरुषों और संस्थानों को सम्मानित करना जिन्होंने मानवता, ये सबने चीजें बताई दिया, ठीक है। इसकी 1986 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। अब देखो एक चीज यह ध्यान रखना, 2021, चूंकि 22 और 23 का तो इस बार मिल गया, 2021 का जब यह दिया गया था एनजीओ प्रथम को, यह कई बार पूछा गया था, यह भी याद रखिएगा। तो कई बार स्टेटमेंट में बना देता है कि 2021 में यह पुरस्कार एनजीओ प्रथम को दिया गया, एनजीओ का नाम ही है प्रथम, ठीक है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे। गांधी सद्भावना पुरस्कार 2023 महात्मा गांधी के मार्गदर्शन सिद्धांतों का अनुपालन द्वारा सामाजिक क्षेत्र में योगदान के लिए जो बांसवाड़ा राजस्थान पड़ता है, संस्था वागधारा को राजस्थान सरकार के द्वारा वर्ष 2023 का गांधी सद्भावना पुरस्कार दिया गया, ठीक है। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, किसको दिया गया, वागधारा को दिया गया, बांसवाड़ा की संस्था है, राजस्थान की सरकार के द्वारा दिया गया गांधी सद्भावना पुरस्कार 2023। नेक्स्ट चलते हैं, राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार
2020-21 दिया गया है। यह बहुत आपके दृष्टिकोण से महत्व नहीं, हमारे दृष्टिकोण से अगर आपको समझ में आए तो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 इंपॉर्टेंट है यह। पुणे स्थित लोकमान्य तिलक, चूंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही दिया गया इसलिए इंपॉर्टेंट है। पुणे स्थित लोकमान्य तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल, अरे सॉरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। प्रथम प्रधानमंत्री दिमाग में आ गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया अगस्त में, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा और बता दीजिएगा। अब देखो, वुमेन वैज्ञानिक टेसी थॉमस को भी दिया गया 2022 के लिए पुरस्कार दिया गया। ये 2023 का आपने देख लिया, और 22 में किसको दिया गया था, तो यह वुमेन मतलब की लेडीज थी। कौन? वैज्ञानिक टेसी थॉमस को। थोड़ा बहुत याद रखना होगा, दिमाग रखना, इतना महत्वपूर्ण नहीं, यही पूछा जाएगा 23 वाला। यह बहुत महत्वपूर्ण, देखो 5 स्टार लगाया गया है। 69वां राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है, और यह कहाँ दिया जाता है, तो हमेशा यह राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है, नई दिल्ली में। किसके द्वारा दिया जाता है, तो हमारे भारत के जो राष्ट्रपति होती हैं, इसमें कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया। यह भी याद रखना किस क्रम का था, तो 69वां क्रम, क्योंकि ये बार बार पूछ लिया जाता है कई बार, तो लड़के कंफ्यूज कर जाते हैं कि 69वां था कि 70वां। जिस पर मैं फोकस कर रहा हूँ उस चीज पर एकदम लापरवाही नहीं करना है। अब देखिए कौन कौन सा पढ़ना है, क्या सब पढ़ना है, सब नहीं पढ़ना, पहले मैं बता देता हूँ। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के बारे में पढ़ना है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन है, ये इसी स्वर्ण कमल तथा निर्माता और निर्देशक को 2.5 लाख रुपए दिया था, इसको आपको टेंशन नहीं लेना है, बस ये ध्यान रखिए। रॉकेटरी फिल्म थी। द नाभी इफेक्ट, द नाभी इफेक्ट, द कौन थे, आर माधवन का आपने सुना होगा, फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने निर्देशक है, उन्हीं कभी पहले अभिनेता भी हुआ करते थे। तो आर माधवन की ये फिल्म थी रॉकेट, द नाम भी इफेक्ट द को दिया गया सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, ये याद रख लेना। दूसरा क्या याद रखेंगे सर, संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म कौन सी थी, तो RRR, क्योंकि आपको पता है कि इसके सॉन्ग के लिए आपको इसके पहले नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका था। ठीक है, नाटू नाटू सॉन्ग के लिए SS राजमौली, वहां पर आपको इसके निर्देशक भी पूछ लिया गया था, तो इसलिए जरूर याद रखना। यहाँ पर भी महत्वपूर्ण हो सकता है कि संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने के सेक्टर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म लोकप्रिय फिल्म कौन था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नरगिस दत्त पुरस्कार किसे दिया गया, तो कश्मीर फाइल्स, आपको पता है एक मूवी आई थी जिसके निर्देशक कौन थे, निर्देशक थे विवेक रंजन अग्निहोत्री। यह भी याद रखना, कई बार पूछ ली जाती है, चर्चित फिल्म रहती है। तो राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म नरगिस दत्त पुरस्कार। नेक्स्ट चलते हैं, देखो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अल्लू अर्जुन को आप लोग जानते होंगे, फिल्म पुष्पा के लिए दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट और कृति सेनन, दोनों लोग को संयुक्त रूप से दिया गया। गंगू भाई के लिए आलिया भट्ट को, और फिल्म मिमी एक आई थी, मिमी के लिए दिया गया था कृति सेनन को। इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। निश्चित रूप से इतना याद रख लेंगे, आपका काम बन जाएगा। तो हमने क्या क्या याद करवाया, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म, और राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नरगिस दत्त पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। बस इतना याद रखिएगा। बाकी ऐसा हमने नहीं करवाया है, आपको पढ़ना होगा तो PDF हम दे देंगे, आप पढ़ लीजिएगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, बॉलीवुड के बीते जमाने की जानी मानी अभिनेत्री वहीदा रहमान को 2021 के लिए देश में सिनेमा जगत के 53वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया था। दो चीज में इंपॉर्टेंट है, एक तो यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए आपसे दे देगा 2023, तो याद रखना 2021 का यह है। क्यों नहीं दिया गया सर, तो कोविड की वजह से थोड़ा डिले हो गया 2 साल, इसकी वजह से क्रम तो वही चलता आया, तो इसलिए 2021 का अब दिया जा रहा है। इसी तरह करके चलता जाएगा। हो सकता है कि 2 बार का, जैसे भी ऊपर हमने आपको दिखाया कि 2 बार का 1 साल दे दिया गया गांधी शांति पुरस्कार, ऐसे यह भी दे दिया जाएगा, तो हो जाएगा बराबर। फिलहाल 2021 का ही सिर्फ दिया गया। और किस क्रम का था, तो यह 53वां क्रम था, यह भी याद रख लेना, यह भी पूछा जाता है। किसको दिया गया, तो वहीदा रहमान को दिया गया दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021। यही सब कहानी 18 अक्टूबर को राष्ट्रपति भवन में वहीं पर प्रदान कर दिया गया। 10 लाख रुपया दिया जाता है। 90 इनका कुछ प्रमुख यहाँ पर पिक्चर है। 14वीं का चांद, आपको पता है बहुत महत्वपूर्ण था। राम और श्याम था, गाइड था, खामोशी था। यह सब याद नहीं रखना, सिर्फ जानकारी रखना, ताकि आप लोग जाकर के देख सके पिक्चर। चलिए भारत सरकार ने, देखो बड़ी हस्ती है वहीदा रहमान, इसलिए इनके बारे में पूछा जा सकता है कि इनको पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया, तो 1972 में, और 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। यह महत्वपूर्ण है। देखो स्टार लगा, इसका मतलब महत्वपूर्ण, इसको याद रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन फंस सकते हैं।
बात आती है 2020 में किसको दिया गया, तो फिल्म अभिनेत्री आशा पारिक को दिया गया, और जब दिया गया था तो काफी सारे एग्जाम में पूछा भी गया। इंफोसिस पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, इसको छोड़ सकते हो आप लोग, पढ़ने वाले पढ़ भी सकते हो। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी छोड़ सकते हो। जो हम करा रहे हैं एक बार पहले उसको आप कर लीजिए, आप स्वतंत्र है पढ़ने के लिए, निश्चित रूप से आप पीडीएफ पे पढ़ सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार यह बहुत महत्वपूर्ण था। देश में मनाए गए आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 3 राज्य और उसमें केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रों का 3 मंत्रालयों के द्वारा तीन मंत्रालयों का क्या किया, मतलब 3 राज्य और केंद्र शासित, उसमें राज्य और केंद्र शासित दोनों हो गए, और 3 मंत्रालय कुल 6 लोगों को क्या किया गया, पुरस्कृत किया गया भैया। ठीक है, यह पुरस्कार कब दिया गया, तो 31 अक्टूबर 2023 को दिया गया। 31 अक्टूबर को आपको क्या है पता है कि यूनिटी डे के रूप में हम लोग मनाते भी हैं, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे और क्या थे, उप प्रधानमंत्री भी थे वो, उनको क्या उन्हीं की जयंती के अवसर पर यह दिया गया। आ जाइए, प्रथम पुरस्कार किसको दिया गया, तो केंद्र शासित प्रदेश है, इसको भी आप लोग ध्यान रख लेना, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को दिया गया। दूसरा किसको दिया गया, द्वितीय पुरस्कार गुजरात को दिया गया, और तीसरा हरियाणा और राजस्थान को संयुक्त रूप से दे दिया गया। तो इसमें देख लो 1 2 3 कौन कौन से राज्य हो गए जिनमें दोनों को संयुक्त, और एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। ठीक है, तो प्रथम द्वितीय तृतीय चूंकि संयुक्त रूप से दिया गया इसलिए 3 पुरस्कार इधर दे दिए गए। आ जाइए, 3 मंत्रालय भी हमने कहा, तो कौन कौन मंत्रालय हो गए भैया, तो विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, रेल और शिक्षा मंत्रालय। याद रख लेना भाई, यही तीनों जान है, विदेश, रक्षा और शिक्षा। ठीक है, विदेश, रेल या रक्षा और शिक्षा, ये चूंकि रेल मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय कंबाइंड रूप से, और इनको शिक्षा मंत्रालय, 3 मंत्रालय को प्रथम द्वितीय 3 दे दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण था, उसको याद रखिएगा। प्रशांत अग्रवाल को सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, प्रशांत अग्रवाल का नाम जरूर याद रखना। क्यों, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व दिव्यांगजनों के मतलब जितने भी दिव्यांगजन हैं उनके सशक्तिकरण की दिशा में बहुत बड़ा इन्होंने काम किया, उसी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार इनको दिया गया। कौन है ये, तो दिव्यांगजनों सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित एक समारोह में नारायण सेवा संस्थान की अध्यक्ष है प्रशांत अग्रवाल, और उनको सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बस इतना ही नाम याद रखना, बकिया उनका काम है, क्या क्या करते हैं, किस किस क्षेत्र में दिया गया, इसलिए वो सब आप टेंशन मत लेना। यह भी देखो, AFMC प्रेसिडेंट कलर, ये कलर अवार्ड जब भी दिया जाता है प्रेसिडेंट कलर अवार्ड, तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसको राष्ट्रपति का निशान बोलते हैं, तो प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है AFMC आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति एवं सेना की सर्वोच्च कमांडर कौन होती हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं, इसमें कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। उन्होंने सशस्त्र बल चिकित्सा कॉलेज AFMC को दिसंबर 1 को क्या किया, प्रेसिडेंट कलर, इसे राष्ट्रपति का निशान है, सम्मानित किया गया। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रख लीजिए, क्योंकि 75 वर्ष भी पूरा हो रहा था इसके अवसर पर दिया गया, इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट जरूर करना है, तभी ये चैनल बड़ा हो पाएगा और आगे आपके लिए निरंतर बेहतर से बेहतर कंटेंट दे पाएगा कंटेंट। ठीक है, ये सब आपके काम का नहीं था। अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों की बात करेंगे, राष्ट्रीय पुरस्कार हो चुके हैं, अब अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों में बात करेंगे। इसरो के चंद्रयान 3 मिशन को लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज मिला है, बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद पूरे विश्व में, वो भी दक्षिणी ध्रुव पर, भारत इकलौता ऐसा देश है, और चंद्रमा पर प्रक्षेपण करने के मामले में चौथा देश है। इसके पहले यूएसए है, रसिया है, चीन है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव की बात करेंगे तो भारत पहला हो गया। अब देखो, इसको एक पुरस्कार मिला है, किसके द्वारा, तो आइसलैंड, आपको पता है कि आइसलैंड एक कंट्री है, देश है। ठीक है, तो उसी के द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को चंद्र अन्वेषण में असाधारण उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए दिसंबर 2023 में इस अवार्ड का नाम याद रखना, द एक्सप्लोरेशन म्यूजियम हुआक आइसलैंड के द्वारा लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज। यह जरूर याद रखना, ये आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ इसका नाम। ठीक है, यह नहीं याद रखो कि सिर्फ हमने बताया था कि आइसलैंड, इतना याद रख रहा हूँ कि आइसलैंड की संस्था के द्वारा लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज, जिसका हमने जिक्र किया, उसको वह मिल गया। बुकर पुरस्कार, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, देखो 3 स्टार लगा हुआ है यहाँ पे। आयरलैंड के साहित्यकार है, कहाँ की, यह भी याद रखना, आयरलैंड। ठीक है, साहित्यकार है पॉल लिंच को उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए दिया गया है, इसको भी याद रखना, प्रॉफिट सॉन्ग। ठीक है,
प्रॉफिट सॉन्ग के लिए दिया गया है। साहित्यकार का नाम क्या है? पॉल लिंच है। कहाँ के हैं ये पॉल लिंच? तो यह भी याद रखना कि पॉल लिंच कहाँ के भैया? आयरलैंड के। देखो आयरलैंड दो तरह है, एक उत्तरी आयरलैंड है, एक आयरलैंड है। तो आयरलैंड का मतलब जो दक्षिण वाला है उसकी बात कह रहा है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि जो उत्तरी आयरलैंड है वह तो अमेरिका के, अरे सॉरी, ब्रिटेन के पार्ट में आता है। ठीक है, यह पांचवें आयरिश लेखक है। यह नहीं भी याद रखोगे तब भी कोई टेंशन है, लेकिन यह जरूर याद रखना कि बुकर पुरस्कार 2023 किससे सम्मानित किया गया। यह उपन्यास एक ऐसे परिवार की कहानी उस उपन्यास के बारे में बता रहा है जो ऐसी भयानक दुनिया से जूझ रहा है जिसमें वे लोकतांत्रिक मानदंड गायब होने लगते हैं। मतलब लोकतांत्रिक जो मानदंड है वो सब समाप्त हो रहे हैं, और जिनका क्या है वह खुद आदि भी है वैसा। मतलब कि उसको कोई बंधन पसंद नहीं, किसी तरह की जो है नियम कानून पसंद नहीं, पूरी तरह से लिबर्टी, फ्रीडम, स्वतंत्र, तमाम तरह की चीजें उसको चाहिए। इसी तरह की चीजें वहां पे दिखाई गई उस उपन्यास में। बहुत ही बेहतरीन और रोचक उपन्यास। वर्ष 2023 में बुकर पुरस्कार हेतु जिन 6 पुस्तकों को सूचीबद्ध किया गया था, इस लाइन को थोड़ा सा याद रखना। उसमें चूंकि भारतीय मूल की ब्रिटिश लेखिका चेतना मारू का पहला ही उपन्यास वेस्टर्न लेन को भी शामिल किया गया। देखो यह इस पुरस्कार में तो नहीं दौड़ में आ पाई, लेकिन चूंकि भारतीय मूल की है कौन? लेखक चेतना मारू। इनकी पुस्तक कौन सी भाई? तो वेस्टर्न, ये ध्यान रखना, वेस्टर्न लेन। ये ध्यान रखना। हम क्यों बता रहे हैं इसको? इसलिए बता रहे हैं कि कई बार जब इस चर्चित पुस्तक होती है, भले पुरस्कृत नहीं हुआ, इस तरह से पुरस्कार पुस्तक का नाम देकर के उसका लेखक पूछ लेगा तब भी आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसका पुस्तक का नाम याद रख लेना कि चेतना मारू। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब एक है ब्रिटिश अकादमी बुकर प्राइज, वो था बुकर प्राइज। एक है ब्रिटिश अकेडमी बुकर प्राइज 2023। 31 अक्टूबर 2023 को भारतीय मूल की ब्रिटिश लेखिका नंदिनी दास को उनकी पुस्तक कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर के लिए दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण है, यह बात ध्यान रखना, क्योंकि भारतीय मूल की ही है ये। ठीक है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसको? नंदिनी दास को। पुस्तक का नाम याद रखना, कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर। ठीक है, सिंगापुर का सरोज पुरस्कार इंपॉर्टेंट नहीं था। सलमान रश्दी को मिला पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सलमान रुश्दी को दिया गया है। भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं सलमान रुश्दी, इनको दिया गया है। ठीक है, यह बात आप ध्यान, बस उतना ही याद रखना, ज्यादा टेंशन और प्रेशर नहीं। डॉक्टर सैयदना सैफुद्दीन को पाकिस्तान का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है निशान पाकिस्तान, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखना। डॉक्टर सैयदना सैफुद्दीन। ठीक है, मुंबई में संचालित जो इस्लाम के दाऊदी बोहरा पंथ की प्रमुख है ये डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। आपको ज्यादा याद नहीं रखना है, डॉक्टर सैयदना याद रख सकते हो वो याद रख लो, डॉक्टर सैफुद्दीन याद रख सकते हो वो याद रख लो, डॉक्टर मुफद्दल याद रख सकते हो, कुछ भी याद रखो, क्योंकि नाम देगा तो पूरा ही देगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो जो याद रख सकते हो उतना याद रख लो, पूरा याद रख सकते हो तो अच्छी बात है। निशान पाकिस्तान पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार है। इससे पहले भी भारतीय जो मोरारजी देसाई थे उनको निशान पाकिस्तान मिल चुका है 1990 में, अगर ये स्टेटमेंट बनाए तो ध्यान रखना। ठीक है, अब एक बहुत महत्वपूर्ण और आ गया, डॉक्टर स्वाति नाइक को नारमनी बोरलाग पुरस्कार 2023 से पुरस्कृत किया। नारमनी बोरलाग कौन है आपको पता ही है। ठीक, हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, तो उन्हीं के नाम पर एक पुरस्कार दिया जाता है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, इसका संस्थान का जो है मुख्यालय कहाँ है आप लोग ये बताइएगा निश्चित रूप से। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, उसी का एक जो है शाखा भारत में है, तो उसी को ये संचालित करती हैं। उसीलिए कह रहा है कि वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के वर्ष 2023 के फील्ड अनुसंधान एवं अनुप्रयोग के लिए नारमनी बोरलाग से उन्हें सम्मानित किया गया, इसको डॉक्टर स्वाति नाइक को। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण, इसको याद रखना। देखो, नई दिल्ली में स्थित केंद्र की बीज प्रणाली व उत्पादन प्रबंधन के दक्षिण एशिया प्रमुख के रूप में कार्यरत वो, जबकि फिलीपींस में उसका मुख्यालय है। मैंने आपको यही बता दिया, आप लोग भी कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, एक मिनट बस। चलिए, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिलीपींस के रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन के 65वें रेमन मैग्सेसे, कौन सा पुरस्कार है ये? 65वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, 31 अगस्त को दिया गया। एशिया का चूंकि नोबल कहा जाता है इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार 4 हस्तियों को दिया गया। स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कितनी हस्तियों को दिया गया? 4 हस्तियों को। उनमें से भारत के एक थे शामिल कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि कन्नन, बहुत महत्वपूर्ण, इनका नाम याद रख लेना भैया,
हुनर नहीं, रावी रवि कन्नन, ठीक है, कन्नन, ठीक है, ये आप जरूर नोट करना, बहुत महत्वपूर्ण। किस लिए दिया गया? तो भारतीय कैंसर रोग विशेषज्ञ थे ही। अन्य लोग भी थे, उनका नाम याद रखना चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन वो नाम पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ यही पूछा जाएगा कि 4 लोगों को दिया गया, उनमें से एक भारतीय ये थे। बकिया नाम यहाँ पर लिखा गया है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। चलिए, और यह भी इंपॉर्टेंट है, आरबीआई गवर्नर आपको पता है शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका के द्वारा सम्मानित कर दिया गया है, ठीक है। 15 अक्टूबर को सम्मान दिया गया। कहां पर? मोरक्को का शहर एक मराकेश, वहीं पर अमेरिकी फाइनेंस पत्रिका है ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक कार्ड्स 2023 में बैंकों के गवर्नरों की रेटिंग में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को A+ ग्रेडिंग दिया गया और उनको यह ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका का सम्मान प्राप्त। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट था, इसको याद करना। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री को, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? ग्रीस की राजधानी एथेंस है, वहीं पहुंचे थे, तो ग्रीस की सरकार के द्वारा दिया गया, जो कि उनका सबसे बड़ा सम्मान। कई बार जब इस तरह के सम्मान बड़े डेलीगेट्स को दिया जाता है तो पूछ लिया था, इसलिए आप इसको याद देखो, लिखा भी है सर्वोच्च सम्मान। और यह भी जानना कि ठीक है, बस इतना ही याद, ये जानने की जरूरत नहीं कब स्थापित किया गया। इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 का भी जो है पुरस्कार बढ़ चुका है। 2023 इसमें प्रसिद्ध जो कॉमेडियन है वीर दास, उनको नेटफ्लिक्स पर प्रदर्शित उनके शो वीर दास लैंडिंग के लिए इंटरनेशनल एमी पुरस्कार 2023 का दिया गया। यह ध्यान रखना कि जो इंटरनेशनल एमी अवार्ड है, यह फिल्म के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। ये जो नाटक है या तमाम तरह के जो प्लेटफॉर्म्स है, मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, उन पर जो प्रकाशित होती है, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन हो गया, इन सब पर जो भी पिक्चर या जो भी ऐसे मनोरंजन दृश्य होते हैं, प्रकाशित होते हैं, उन्हीं क्षेत्र में दिया जाता है। ऐसा नहीं कि फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाता है, ये बात ध्यान रखना। तो यह ज्यादातर आपके टेलीविजन और इस तरह के जो शो होते हैं उसी के लिए दिया जाता है। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन, इसका नाम भी है, देखो, टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज, ठीक है, IATAS के 51वें पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज का पुरस्कार ब्रिटेन के, ये सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज का पुरस्कार किसको? डेरी गर्ल्स को वीरदास लैंडिंग के साथ संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। तो भारत, चूंकि ये कॉमेडियन थे, इनको आप ध्यान रखना, भारतीय थे, इनको याद रखना, और इनके साथ किसको दिया गया? डेरी गर्ल्स को, इनका भी नाम याद रखना, चूंकि संयुक्त रूप से दिया गया है। अब देखो, कुछ और भी इसमें याद रखना था। एकेडमी के इन पुरस्कारों के तहत भारत की एकता कपूर को बच्चे बच्चे जानते होंगे, क्योंकि इन्हीं ने धारावाहिक बना करके सास बहू और झगड़ा लड़ाना शुरू कर दिया, कह सकते हो आप, ठीक है। डायरेक्टरेट अवार्ड इनको सम्मानित किया गया और इनको सम्मान भी दिया जा रहा है, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। इसका मतलब है कि समाज के लिए एक आइकन होंगी, इसका मतलब है कि इनका सोच कुछ अच्छा ही होगा, लोग देखने वाले गड़बड़ कर रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है, तो ये बात भी ध्यान रखना। तो हमेशा अच्छी चीजों को ही आप लिया करिए। तो डायरेक्टरेट अवार्ड किसको दिया गया? एकता कपूर को, इसी के तहत, बहुत महत्वपूर्ण था। चलिए नेक्स्ट हो जाते हैं, बस उसमें उतना ही याद रखना था और ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं। एमी पुरस्कारों में आप इतना याद रख लेते हो, बस बात खत्म। नेक्स्ट चलते हैं, विश्व खाद्य पुरस्कार 2023, देखो यह भी महत्वपूर्ण है। यह किसको दिया गया? अमेरिका की हिंदी हिंदी कुंड को दिया गया, ठीक है, हिंदी कुंड को दिया गया विश्व खाद्य पुरस्कार 2023, अमेरिका की है। कह रहा है कि लोवा में डे माइंस स्थित वर्ल्ड फूड प्राइज ऑर्गेनाइजेशन के मुख्यालय पर इनको दिया गया। बस इतना ही, एक लाइन था, उसको याद रख लेना था, क्योंकि कृषिगत उत्पादन करेंगे, बढ़ावा देंगी, तभी उनको दिया जाएगा। और यह चूंकि उस क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में नोबेल के तुल्य पुरस्कार माना जाता है, इसलिए मैंने बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं, यूरोपीय संसद का आंद्रेई साखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 का वितरण हो चुका है। कुर्दिश मूल की दिवंगत ईरानी महिला महसा अमीनी को यूरोपीय संसद के द्वारा 2023 में पुरस्कार दिया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण, आपको पता है, काफी जो है ईरान में हिजाब पहनने को लेकर काफी बवाल मचा था, उसी में इनकी पुलिस कस्टडी में मृत्यु हो जाती है, काफी महिलाएं सड़कों पर आती हैं और काफी लंबा प्रोटेक्शन चलता है। तो उन्हीं को जो है यह क्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इससे यूरोपीय संसद की आंद्रेई साखारोव मानवाधिकार। इस पुरस्कार के मायने क्या है? इस पुरस्कार के मायने हैं कि यूरोपीय जो सरकार है, यह दिखाना चाहती है कि वह अपनी जगह सही थे और हम ऐसी महिलाओं के साथ उनका समर्थन करते हैं, ठीक है, इसीलिए पुरस्कार दिया जाता है। चलिए, बस इतना ही याद रखना है।
मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन इज अ हीरो बहुत महत्वपूर्ण है। इसको 96वें ऑस्कर पुरस्कारों के लिए क्या किया गया, आधिकारिक पृष्ठ की गई थे, प्रविष्ट की गई है। हो सकता है कि पुरस्कृत भी हो जाए, जैसे पिछले बार हुआ था, भारतीय फिल्म को दिया गया था, इस बार भी हो सकता है, संभावना है। तो जब प्रविष्ट की जाती है आधिकारिक तो पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखना कि यह जो है, जो केरल में बाढ़ आई थी 2018, तो उसी के लिए है 2018 एवरीवन इज अ हीरो, मतलब जितने भी लोग उसमें बचाने वाले थे, चाहे ग्रामीण हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे सरकार हो, सभी लोग क्या है, एवरीवन इज अ हीरो। कौन सा ऑस्कर, 96वें ऑस्कर। बस इतना ध्यान रखना। इस फिल्म के निर्देशक कौन है, जूड एंथनी जोसेफ। नेक्स्ट चलते हैं। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जब जब आयोजित होती है तो कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये ध्यान रखें, इस बार कोई भारतीय तो नहीं बनी है, लेकिन फिर भी नाम याद रखेंगे। 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता कहां पर हुआ है, तो एल सल्वाडोर में हुआ है। एल सल्वाडोर जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, वहीं पर 7 देशों में आता है। तो एल सल्वाडोर है, वहीं पर बेलीज है, ग्वाटेमाला है, ठीक है, हॉन्डुरास है, पनामा है, सब वहीं पर है। ये बात ध्यान रखना। कह रहा है कि इस प्रतियोगिता में वहीं पर देखो निकारागुआ है, तो वहीं एल सल्वाडोर में हुआ। एल सल्वाडोर अलग कंट्री है, वहीं के नीचे आपका निकारागुआ है। इसी निकारागुआ की कौन, 23 वर्षीय सेनिस पलासियोस ने किताब को जीत लिया है। तो सेनिस पलासियोस को नाम याद रखना है, कहां की है, तो निकारागुआ। महत्वपूर्ण था, बस इतना ही। चलिए, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड है, थोड़ा सा इसमें यह ध्यान रखना कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड कर्नाटक में बेंगलुरु के 10 वर्षीय प्रतिभाशाली विहान तल्या विकास ने लंदन में आई 10 वर्ष उससे कम श्रेणी के प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ पीपल्स ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का शीर्ष पुरस्कार जीत लिया है। थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि भारतीय ही है इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बस सिंपल। तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर किसे मिला, तो विहान तल्या विकास को। ठीक है, विहान तल्या विकास को मिला, विहान तल्या विकास को। ठीक है, बस इतना याद रखना था। नेक्स्ट चलते हैं। एबंडेंस इन मिलेट्स, बहुत महत्वपूर्ण। आपको पता है कि 2023 को मिलेट वर्ष भी घोषित किया गया है, मोटे अनाजों खाद्यान्न वर्ष घोषित किया गया है। एबंडेंस इन मिलेट्स गीत ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। एक गीत इस पर बनाया गया था, उसी को ग्रैमी पुरस्कार में नामित किया गया है। श्री अन्न मोटे अनाज को कहा जाता है। बने गीत एबंडेंस इन मिलेट्स को संगीत की श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है, उसी के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और चूंकि इस गीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही दर्शाया गया है, और श्री अन्न के लाभ और इसकी पौष्टिकता, आपको पता है कि मोटो अनाज जैसे कुट्टू है, सामा है, ठीक है, जौ है, ये सब जो होते हैं, आपके बाजरा है और आपके ज्वार है, ये सब सेवा है, ये सब जो है मोटे अनाज में आते हैं। इसको आपको भारत सरकार बढ़ावा दे रही है, जिससे क्या होता है, एक तो ये सस्ते होते हैं, हर गरीब के पास पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। क्यों, क्योंकि तमाम तरह की जो कुपोषण की बीमारियां, उससे बचा जा सकता है। और जो लोग अपने ट्रेडिशन, जो अपनी परंपरागत खेती को छोड़ चुके हैं, पहले चूंकि यही होता था, उसकी तरफ लोगों का थोड़ा रुझान भी जाए, क्योंकि जब इससे उनको फायदा दिखेगा तो क्या होगा, वो उसकी खेती भी शुरू करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। मिलेट वर्ष घोषित किया है, हमने आपको बता ही दिया। कह रहा है कि ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूरिज्म, ये इंपॉर्टेंट नहीं था, इसको छोड़ देना। नेक्स्ट चलते हैं। जितना कराया जा रहा है उतना ही करना, ज्यादा दिमाग लगाओगे तो मामला फंस जाएगा। पहले इतना करने के बाद आप जो पढ़िए, मुझसे कोई दिक्कत। देखो, भौतिक के क्षेत्र में दिया गया, भौतिक के क्षेत्र में क्या दिया गया, नोबेल पुरस्कार। एक मिनट, कहाँ हम लोग थे, ये हो गया। अच्छा, द अर्थशास्त्र पुरस्कार, ठीक है। एक थोड़ा सा याद रखना, यस फोर यस प्रौद्योगिकी को दिया गया द अर्थशास्त्र पुरस्कार। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यस फोर यस प्रौद्योगिकी। और बकिया तो नाम नहीं भी याद रखोगे तो यही पूछा सकता है कि द अर्थशास्त्र पुरस्कार 2023 किसको दिया गया, यस फोर यस प्रौद्योगिकी। और भूमित्रा को जो है तीसरे अर्थशास्त्र पुरस्कार सम्मानित किया गया। बस यस फोर यस याद रख लेना, ठीक है। चलिए, हाँ, नोबेल पुरस्कारों की बात करेंगे, आपको पता है महत्वपूर्ण है ये, 5 स्टार भी दिया गया है। आइए देख लेते हैं। तो आपको पता है कि चिकित्सा में, विज्ञान में, रसायन में, भौतिकी में, साहित्य में, शांति में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। यह भी चीजें ठीक है। अब देखो, बात इसमें आती है याद करने की, और कौन सी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नाम टफ होते हैं, सब अंग्रेजी नाम होते हैं, और उसमें भी 3-3 4-4 लोग को दिया जाता है एक साथ। तो पहले आसान वाला याद कर लो, उसके बाद जो है चीजें याद कराते हैं। देखिए कैसे याद कराएंगे, आसानी से याद हो जाएगा। चिकित्सा के क्षेत्र में किसको दिया गया, पहले पढ़ लो, प्रोफेसर कैटलीन कारिको
वह अमेरिका के चिकित्सक हैं ड्यू विजमैन को संयुक्त रूप से दिया गया। ये बात आपको ध्यान रखना था, ठीक है। किस लिए दिया गया? तो यह न्यूक्लियोसाइड बेस के लिए खोज के लिए दिया गया था। ये जरूर याद रखना किसके लिए दिया था, कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर आप याद रखना प्रोफेसर केडी का नाम याद रखना। क्या रखना? प्रोफेसर केडी तो दिमाग में बैठ ही जाएगा। प्रोफेसर केडी आपके स्कूल में आपके टीचर होंगे, ठीक है। तो प्रोफेसर केडी, तो केडी से किस हो जाएगा कैटलिन और डिस हो जाएगा ड्रू। बस इतना नाम याद रखो कि काम बन जाएगा। यह दिमाग में बैठ जाएगा, बार बार बोलना प्रोफेसर केडी, प्रोफेसर केडी, ठीक है। तो प्रोफेसर केडी को कैटलिन, और चूंकि नाम आएगा तो नाम सामने ही आएगा ना, तो आप एलिमिनेट कर ले आओगे। कैसे पूछेगा चिकित्सा के क्षेत्र में निम्न में से किसको जो पुरस्कृत किया गया, तमाम नाम होंगी, यही नाम दिख जाएगा, मार देना। अगर फिजिक्स में दिखेगा तो आप जो कंफ्यूज हो जाएंगे तब, तो भाई फिजिक्स में ये नाम होगा। फिजिक्स की जब बात आएगी तो उसमें आपको ट्रिक बताएंगे, तो आप उसमें इस नामों में एलिमिनेट कर लीजिएगा, ठीक है। बस ये याद रखना कि न्यूक्लियोसाइड बेस के लिए दिया गया। नेक्स्ट चलते, एक याद हो गया होगा प्रोफेसर केडी। चलिए, भौतिक के क्षेत्र में देखो अणुओं के लिए दिया गया। अणुओं में इलेक्ट्रॉनों खोज की गई, चाहे से बात भौतिक है तो इलेक्ट्रॉन अणु यही से संबंधित होंगे, तो यही ऐसे ही याद हो जाएगा कि अणुओं और परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों के संबंधित दिया गया। किसको किसको दिया गया? 3 लोग को दिया गया। एक पियरे एगोस्टिनी को दिया गया, एक दिया गया फेरेंक क्रास को दिया गया, और एनी एल विलियर को दिया गया, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण था, ठीक है। देखो पीएफ ए, आपने पीएफ अकाउंट सुना होगा, प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड सुना होगा ना, तो वही प्रोविडेंट फंड अकाउंट। पीएफए का मतलब प्रोविडेंट फंड अकाउंट। तो यह तो पता है कि 3 लोगों का किसको मिला है, भौतिक में मिला है। तो 3 लोगों का नाम जब भी आए तो पहले याद रखना कि भौतिक में है। अब प्रोविडेंट फंड अकाउंट, उसी में उनको पैसा जो राशि मिली होगी उसी में डालेंगे। अणुओं परमाणुओं को इलेक्ट्रॉन खोज, तो एक एक पहला नाम याद रखना। पी से क्या हो जाएगा? पियरे, यफ से क्या हो जाएगा? तो फेरेंग, और ए से क्या हो जाएगा? एनी। यह निश्चित रूप से पूरा नाम याद रखता है, पूरा नाम ही देता है, इतना आप याद रख लोगे। निश्चित रूप से इंग्लिश वाला देख लेना, तुरंत खोज लोगे, पीएफए, पियरे, फेरेंक और एनी, ठीक है। ये हमने बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं रसायन के क्षेत्र में। रसायन के क्षेत्र में कैसे याद रखेंगे? तो क्वांटम डॉट्स के लिए दिया गया है। रसायन में आपको पता है कि क्वांटम वांटम इसी का तो होता है भाई बातचीत, तो क्वांटम डॉट्स के लिए दिया गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। दिया किसको गया? यह पुरस्कार क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए दिया गया। किसको दिया गया? तो इसमें मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी, कैम्ब्रिज के मोंगी जी बावेंडी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के न्यूयॉर्क लुइस ई ब्रूस तथा नैनो क्रिस्टल टेक्नोलॉजी इंक न्यूयॉर्क के एलेक्सी आई एकिमो को दिया गया, ठीक है। ठीक है भैया, दे दिया गया तो क्या कर सकते हैं। तो आपने आपने एमएलए तो सुना ही होगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, ठीक है। एमएलए ने सुना है ना, एमएलए एमपीज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो एमएलए में देखो, एम से हो गया मोंगी, यल से हो गया लुइस, और ए से हो गया, कहाँ गया? ए से हो गया आपका एलेक्सी। तो मोंगी, लुइस और एलेक्सी, एमएलए का जब भी नाम आए तो ये ध्यान रखना कि ये सब रसायन के क्षेत्र में क्वांटम डॉट्स, थोड़ा सा तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा, आपका काम बन जाएगा। अन्यथा वैसे नाम याद रखते करते रह जाओ, बहुत ही टफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करेंगे। साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया, तो इसमें तो एक एक नाम दिया गया है। अब ये तीनों महत्वपूर्ण, एक एक नाम है, याद रख लेना कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? नॉर्वे के साहित्यकार है जॉन फॉसे को दिया गया है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं, जॉन फासे को दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार अपने अभिनय नाटकों गद्य के लिए दिया गया जो अकथनीय को आवाज प्रदान करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बस उतना याद रखना, बहुत पंचायत मत याद रखना। नेक्स्ट याद रखो, उनका पहला उपन्यास है ये रड शावर्ट, ठीक है। याद रख सकते हो तो ठीक है, रड शावर्ट, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो। जितना मैंने बताया वो याद रख लो। शांति के क्षेत्र में इसको दिया गया, तो यहां पर भी आपका टेंशन नहीं, एक ही है। यह कौन है? ईरान के आजादी के लिए संघर्षरत रही नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, इसलिए इनको याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? ईरान की नरगिस मोहम्मदी को, और ज्यादातर चांस इसका है, इस बात
नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अर्थशास्त्र की पुरस्कार की बात करेंगे तो देखो अर्थशास्त्र भी पुरस्कार है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है, यह आपको पता ही है कि किसके याद में दिया था, कहानी छोड़ दीजिए। अमेरिकी श्रम अर्थशास्त्री क्लाउडिया गोल्डिंग को दिया गया है, बस इतना याद रखो, ठीक है। क्लाउडिया गोल्डिंग को दिया गया है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, क्लाउडिया गोल्डिंग, बस इतना याद रखोगे काम बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको याद करने का मैंने जो ट्रिक बताया आपको समझ में आया होगा और आपका काम आसान होगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर बनेगा लेकिन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ये बात ध्यान रखना। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। नोबेल का ये संक्षिप्त अवलोकन है, यहाँ पर देखना फटाफट देखना होगा। तो नरगिस मोहम्मदी ईरान के लिए शांति की, साहित्य जॉन फॉस्टर ने बताया नॉर्वे का, उसके बाद देखो अर्थशास्त्र का हमने बताया क्लाउडिया गोल्डिन अमेरिका का, और रसायन के लिए देखो एमएलए मोंगी लुइस और एलेक्सी को दिया गया, और भौतिक के लिए हमने बताया पीएफए, ठीक है, पीएफए प्रोविडेंट फंड अकाउंट किसको, पियरे, और कहाँ गई फोरेंक और एनी को दिया गया, ठीक है। अब देखो चिकित्सा के क्षेत्र में केडी की हमने बात किया, कैटलिन और ड्रू को याद कर लेना, काम बन जाएगा। बाकी आप अच्छा ट्रिक बना सकते हो तो निश्चित कमेंट बॉक्स में लिखना, उसको हम बाद में कहीं पर डिकोड कर देंगे ताकि और बच्चों को आसान हो जाए। न्यायाधीश चंद्रचूड़, आपको पता है कि भारत के इसमें मुख्य न्यायाधीश कौन है, डीवाई चंद्रचूड़। अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप सम्मानित किया गया, बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ है उनको अमेरिका की प्रख्यात हार्वर्ड लॉ स्कूल ने अपने सर्वोच्च अवार्ड ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। हार्वर्ड लॉ चूंकि वहीं से पढ़े भी थे ये, इसलिए जो है उनको सम्मान भी दिया गया है, आप कह सकते हो। फिर भी बहुत बड़ी बात है, इसको याद रखना। फिर कह रहा है कि सफीना हुसैन को प्रतिष्ठित वाइस पुरस्कार मिला है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक गैर सरकारी संगठन है, कौन, एजुकेट गर्ल्स, ठीक है। गैर सरकारी संगठन एनजीओ है एजुकेट गर्ल्स की संस्थापक है कौन, सफीना हुसैन, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं बार बार बोल रहा हूँ इसीलिए इस पर 3 स्टार लगाया था। भारतीय गांव में स्कूली जो पढ़ाई बच्चे छोड़ देते हैं, करीब करीब 14 लाख बच्चों को, मतलब चाहे नक्सलाइट हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे कोई उग्रवादी हो, चाहे अपने आर्थिक रूप से असहाय हो, उनको क्या किया, मोटिवेट किया, सारे संसाधन को बताया और उनका मदद किया, 14 लाख लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया, बहुत बड़ी बात है। तो वही कह रहा है कि वाइस मतलब क्या होता है, बुद्धिमान, मतलब इसीलिए यह पुरस्कार, भाई बुद्धिमान तो है ही, तो आप सीधा सीधा याद रख सकते हो कि शफीना हुसैन को प्रतिष्ठित वाइस पुरस्कार दिया गया, बुद्धिमानी का काम तो किया ही। $5 लाख पुरस्कार पाने वाली चूंकि पहली भारतीय महिला भी हैं, इसलिए आपको निश्चित रूप से याद रखना पड़ेगा, वह दिवंगत अभिनेता जो यूसुफ हुसैन थे उनकी बेटी है। कहां पर दिया गया, तो दोहा में दिया गया, वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन, ठीक है। इसी का फुल फॉर्म नाम, इसका फुल फॉर्म है वाइज का, वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन। वाइज मतलब बुद्धिमान होता है, निश्चित रूप से आप यह भी ध्यान रख सकते हो कि बुद्धिमान के क्षेत्र में ही दिया जा रहा होगा, तो उन्होंने बुद्धिमानी काम किया है, ठीक है। 11वें संस्करण में कतर फाउंडेशन के द्वारा दिया गया, इसमें ज्यादा टेंशन नहीं। नेक्स्ट चलो, अभिनेता कबीर बेदी को इटली का सर्वोच्च पुरस्कार, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस ऐसे ही जुबान पे रख लेना। दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार 2023, यह भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आगे चलो, गेम चेंजिंग इनोवेटर, जो इनोवेटर अवार्ड है यह बहुत महत्वपूर्ण, इसको याद रखना। गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड दुबई में, चूंकि आपको पता है इस बार का COP28 जो है जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, भारत के डॉक्टर अतुल शाह को गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यह बात ध्यान रखना। और यह बात ध्यान रखना कि यह जो सम्मेलन था निश्चित रूप से पर्यावरण के दृष्टिकोण से काफी संभल भी रहा, ठीक है, और काफी बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे निर्णय भी लिए गए। तो इस पर हमने जब शुरू में बढ़ाया था तो काफी डिटेल अच्छे से इस पर बातचीत किया गया था, निश्चित रूप से उसको आप लोग देखते रहिएगा। तो आइए, ये आपने देख लिया, डॉक्टर अतुल शाह को गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट चलते हैं, राइट लिवलीहुड पुरस्कार, यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। भारतीय मूल की मोक्ष राय को पीएम पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार दिया गया, छोड़ देना उसको, यहां आ जाइए। प्रधानमंत्री मोदी को कहा, फ्रांस से, मिस्र से, फिजी से और पापुआ न्यू गिनी से सर्वोच्च पुरस्कार दिया जा चुका है, यह बात ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है कि किन किन देशों के द्वारा जो है प्रधानमंत्री को सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है। यहां पर देखो, ग्रैंड कलर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार
ये आपको पता है कि फ्रांस में वो गए थे, तो उनको ये वहां की जो सर्वोच्च सम्मान है उनको दिया गया नरेंद्र मोदी को। ठीक है, ये बात आप ध्यान रख लेना। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ऊपर भी हो गया, वही चीजें हैं। इस सम्मान से सम्मानित होने वाले, क्योंकि भारत के पहले प्रधानमंत्री भी है, इसलिए क्यों नहीं महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, ये बात नोट करना। तो ये आपका जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार थे, यह प्रॉपर तरीके से खत्म हो गया। ठीक है, मैं चाहूँ तो छोटे छोटे वीडियो को भी बना करके अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप एक बार में पढ़िए तो सारा चीज आपके पास कितना होता ही है। अगर आप इसको थोड़ा सा आराम से पढ़े तो 1.5 से 2 घंटे में आपको इतने सारे क्वेश्चन, इतने सारे इंपॉर्टेंट बातें आपको पता लग जा रही हैं। छोटे छोटे पार्ट में आती, फिर आलस में आता है, नेक्स्ट पार्ट नहीं देख पाता है, तमाम तरह की समस्याएं होती है, एग्जाम नजदीक होता है, तो थोड़े बड़े वीडियो देख लेने चाहिए। तो आइए, उम्मीद करते हैं कि आप इसको देखेंगे अच्छे से और इसको भी इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। बहुत दिक्कत है तो एक ब्रेक लेके 10 मिनट का आप शुरू कर देना। फिलहाल हम बिना ब्रेक के शुरू करने जा रहे हैं। खेल जगत का अर्धवार्षिकी की बात करेंगे तो खेल जगत में तमाम तरह के पुरस्कार दिए गए। देखो, चर्चित खेल व्यक्तित्व मुशफ़िकुर रहमान रहीम जो है, आपको पता है बांग्लादेश खिलाड़ी है मुशफ़िकुर रहीम, काफी चर्चा में रहे। क्यों? क्योंकि जो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो खेला गया दूसरा टेस्ट मैच था, इसमें क्या हुआ, वो ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड आउट करार दिए गए। ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड क्या होता है कि जैसे कोई बल्लेबाज यहाँ खड़ा है और यहाँ पर स्टंप है, इधर से बाल कोई थ्रो मारा, इसको हाथ से रोकने का उन्होंने प्रयास किया, इसकी वजह से उनको आउट करार दे दिया गया। तो यही पूछा गया था यहाँ पर, ये ध्यान रखना। ठीक है, कि ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड से आउट होने वाले बांग्लादेश के खिलाड़ी कौन बने, तो मुशफ़िकुर रहमान। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एंजेलो मैथ्यूज, यह भी काफी चर्चा में थे, क्योंकि आईसीसी जो क्रिकेट विश्व कप हो रहा था उसमें कहां पर, अरुण जेटली स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ यह जो है मैच चल रहा था श्रीलंका का, उसमें जो मैथ्यूज थे उनको आने में क्या है, समय लग गया, टाइम लग गया, इसलिए उनको टाइम आउट जो है करार दे दिया गया। बांग्लादेश के खिलाड़ियों के द्वारा अपील किया गया और उनको क्या कर दिया गया, जो है उनको टाइम आउट करार दे दिया गया, जबकि उनका कहना था कि हमारे हेलमेट की स्ट्रिप टूट गई थी, इसके लिए मुझे समय लग गया। तो यह ध्यान रखना। 3 मिनट का समय होता है और 2 मिनट का समय उनको दिया गया था, 2 मिनट में वो नहीं आ पाए और 2 मिनट नहीं आ पाए, इसलिए क्या हुआ, उनको टाइम आउट। ठीक है, कह रहा आईसीसी के नियम, इसमें जो है अब इधर इसको छोड़ देना, इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। 25 अक्टूबर 2023 को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अमोल मजूमदार को सीनियर भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि बीसीसीआई बोर्ड ने अमोल मजूमदार का नाम याद रखना कि सीनियर भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है, बस इतना याद रखना। फिर कह रहा है कि शेफाली वर्मा, यह महत्वपूर्ण है, डबल स्टार भी है। चीन के जो हांगजोउ में सितंबर में आई थी, इस बार एशियाई खेल कहां पे आयोजित हुआ था, चीन में आयोजित हुआ था। उसमें कह रहा है कि मलेशिया के विरुद्ध अर्धशतक बनाने वाली शेफाली वर्मा पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं, और आपको पता है कि पहली बार इसमें क्रिकेट को शामिल भी किया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो शेफाली वर्मा एशियाई खेलों में सबसे अधिक छक्के मारने वाली खिलाड़ी भी बन गई। ठीक है। मेन लैंडिंग को थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि उन्होंने संन्यास लिया है, तो थोड़ा सा याद रखना कि ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम की कप्तान है, ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम की कप्तान है मेन लैनिंग। इन्होंने क्या किया, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर ली है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जब कभी बड़ी हस्तियां संन्यास लेती है तो पूछ लिया जाता है। शीतल महाजन के बारे में जरा सा देखो, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा लाइट कम कर देती, चमक रहा है। अब ठीक है, चलिए शीतल महाजन के बारे में बात करें तो शीतल महाजन प्रसिद्ध भारतीय स्काई ड्राइवर शीतल महाजन माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से क्या किया, पैराशूट से छलांग लगा दिया। सोच लो, हेलीकॉप्टर से ही पहली महिला बनकर एक नई उपलब्धि हासिल की है। कौन, शीतल महाजन, नाम है शीतल महाजन, और शीतल वाले स्थान पर क्या की, छलांग लगा दी। यह बात ध्यान रखना। तो हेलीकॉप्टर छलांग लगाने वाली विश्व की पहली महिला बनकर उभरी हैं, इसलिए जरूर यह पूछा जा सकता है। चलिए, सचिन तेंदुलकर के बारे में जान लीजिए। 1 नवंबर 2023 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की आदमकद कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के द्वारा। पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया, तो सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट चलते हैं। इनके बारे में 1994 में अर्जुन पुरस्कार, 97 में खेल रत्न पुरस्कार, 98 में पद्मश्री, 2008 में पद्म विभूषण और 2013 में भारत रत्न। विराट कोहली के बारे में देखिए। विराट कोहली ने 15 नवंबर 2023 को सचिन तेंदुलकर के एक दिवसीय जो 49 शतक थे, उनके शतक की क्या कर दी, बराबरी कर ली।
देखो, यह बात ध्यान रखना कि 49 शतकों के रिकॉर्ड को क्या किया, पीछे छोड़ते हुए अपना 50वां एक दिवसीय शतक बनाकर एक दिवसीय मैच में सर्वाधिक शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड। इसमें दो चीजें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या इसमें पूछा सकता है। एक तो ये पूछा सकता है किस टीम में या किस मैदान पर या किस टीम के सामने खेलते हुए उन्होंने सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों की बराबरी की। ये याद रखना, कोलकाता के ईडन गार्डन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए विराट कोहली ने क्या कि 49 शतकों की बराबरी की। यह तो बराबरी वाला पूछा सकता है। एक पूछा सकता है कि कब इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा, तो 50वां शतक कब बनाया, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ वानखेड़े मतलब मुंबई में ही, जहां पर मुंबई घर है सचिन तेंदुलकर का, वानखेड़े स्टेडियम में ही 50वां एक दिवसीय शतक लगाया। तो ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट था, कैसे क्वेश्चन घुमा के पूछे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अदिति गोपीचंद स्वामी, यह भी महत्वपूर्ण है। जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023, वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां हुआ था, जर्मनी में। इसमें अदिति गोपीचंद स्वामी को क्या किया गया है, पुरस्कृत किया गया है, चूंकि 17 वर्ष की ही है ये, और इनको क्या किया है, सीनियर महिला कंपाउंड तीरंदाजी में इतिहास रचते हुए विश्व चैंपियन बनी। अदिति ने विमेन्स कंपाउंड श्रेणी में मैक्सिको की 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन एड्रिया बेकेरा को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा, अदिति गोपीचंद्र स्वामी। कई बार चर्चित हस्तियों को पूछ लिया था कि किस खेल संबंधित है, तब भी आप याद रखना कि यह तीरंदाज से संबंधित है। कई बार यह भी पूछ लेता है। ठीक है, तीरंदाज। नए हैं तो लाइक जरूर करना, पुराने हैं तब भी लाइक कर देना है। नए पुराने दोनों लोग कमेंट करना है, शेयर दोनों लोग को करना है, और नए लोग को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है निश्चित रूप से। चलिए ये सब चीजें वही हैं, इसको याद नहीं रखना है। क्रिकेट की चलिए थोड़े बात करते हैं। क्रिकेट में कह रहा आईसीसी क्रिकेट के नियमों में ही बदलाव किया गया है, थोड़ा सा इस बार बदलाव हुआ है। क्या कर दिया गया है कि जब कोई गेंदबाज जो होता है, जो बॉलिंग करने जाता है, उसको 60 सेकेंड का ही समय दिया गया है। इसका मतलब 2 मिनट के अंदर उसको गेंदबाजी क्या करना है, नया ओवर लेकर के आ जाना है। यही बात ध्यान रखना है, नहीं तो 5 रन क्या कर दी जाएगी, उसको पेनाल्टी लगा दी जाएगी। ये बात ध्यान रखें। फिर कह रहा अंडर 19 एशिया कप 2023, यह भी महत्वपूर्ण है। कहां खेला गया, पहले यही पूछा जाएगा। दुबई में खेला गया 17 दिसंबर 2023 को। अंडर 19 एशिया कप फाइनल में बांग्लादेश ने किसको हरा दिया, तो यूएई को, संयुक्त अरब अमीरात को क्या कर दिया, पटखनी दे दिया, हरा दिया। ठीक है, यह बहुत महत्वपूर्ण था, इस बात को नोट कर लेना। तो अंडर 19 एशिया कप 2023 किसने जीता, बांग्लादेश ने जीता। किसको हराया यह भी देख लिया। ठीक है, और 8 बार की चैंपियन भारत की टीम सेमीफाइनल में बांग्लादेश से पराजित हो गई थी, यह भी ध्यान रखना, काफी चर्चा का विषय भी बना था। देखो, 13वां आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023, यह आपको पता है कि भारत में हुआ। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने एक दिवसीय 13वां अंतरराष्ट्रीय जो है विश्व कप टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। इस बार जो है भारत को 6 विकेट हरा करके 6वीं बार, यह पूछा जा सकता है कि कितनी बार जो ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी है, तो ये 6वीं बार ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी है। भारत को दूसरी बार जीतने का मौका था, लेकिन दुर्भाग्यवश नहीं जीत पाए। लेकिन अभी तक जितने भी मैच खेले थे, एक भी हारे नहीं थे, लेकिन लास्ट में हारे तो पूरा जो है इनका सुपड़ा भी साफ हो गया। चलिए ये बात ध्यान रखना। बच्चिया इसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण चीजें नहीं है, जो हमने आपको बताया वो ध्यान रखना। कहां पर फाइनल खेला गया था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, यह भी ध्यान रख लेना। कहां पर खेला गया था, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1.3 लाख दर्शकों की उपस्थिति में खेला गया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज कर ली। ये सब कहानी आपने देख लिया। 241 रनों का ऑस्ट्रेलिया ने पीछा किया और 6 विकेट शेष रहते ही 43 ओवर में मैच किनारे कर दिया। चलिए, ऑस्ट्रेलिया मैच फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया की ओर से सर्वोच्च रन 137 रन की पारी किसने किया, ट्रेविस हेड ने खेली। आपको पता है बहुत शानदार पारी थी ये, और मैन ऑफ द मैच को उनको पुरस्कार भी दिया गया। बहुत ही जबरदस्त पारी, उम्दा पारी थी। ठीक है, ट्रेविस हेड को तो पूछा जा सकता है। 46 दिन तक ये चला था। इस विश्व कप में सर्वाधिक 765 रन किसने बनाए, तो भारत के विराट कोहली ने ही बनाया। इसमें इनको मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी दिया गया। और सबसे ज्यादा 24 विकेट किसने लिया, मोहम्मद शमी ने लिया था, यह बात ध्यान रखना। और 1 करोड़ की इनाम राशि भी दी गई। भारत सहित कुल 10 टीम इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिए थे, यह भी ध्यान रख लेना। ठीक है 10 टीमें इसमें शामिल थी, और भारत इसका मेजबान होने के नाते प्राप्त थी कि 7 टीमें अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका का चयन आईसीसी विश्व कप सुपर लीग के आधार पर तथा 2 टीम नीदरलैंड और श्रीलंका का जिम्बाब्वे में जून जुलाई में जो खेला गया क्वालिफायर मुकाबला था, उसके आधार पर हुआ था। नीदरलैंड ने भी इसमें भाग लिया था, ये बात को ध्यान।
तो 10 टीमें, उसका नाम आपको पता लग गया। ये तो 13वां था, तो 14वां विश्व कप कब होगा? तो जाहिर सी बात 23 में हुआ, तो 4 साल जोड़ लीजिए, 27 में होगा। तो 27 में होगा, कहां पर होगा? तो यह होगा आपका कहाँ? अफ्रीकन महाद्वीप में 3 देश में होगा। दक्षिण अफ्रीका में होगा, जिम्बाब्वे में होगा और नामीबिया। तीनों में संयुक्त मेजबानी से यह, ठीक है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण आंकड़े देख लो। सर्वाधिक शतक बनाने का सबसे ज्यादा शतक किसने बनाया? क्विंटन डिकॉक ने। दक्षिण अफ्रीका के 4 शतक इस बार बनाए इन्होंने। सबसे ज्यादा अर्धशतक विराट कोहली, 9 अर्धशतक बनाए। सबसे ज्यादा छक्का किसने? रोहित शर्मा ने कुल 31 छक्के। सबसे ज्यादा चौका किसने? तो विराट कोहली ने कुल 68 चौके। बस इतना याद रखो, काम बन जाए। आ जाओ, कुछ पुरस्कार देखो। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, गोल्डन बैट जो अवार्ड मिलता है विराट कोहली को दिया गया। टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट, गोल्डन बॉल पुरस्कार मोहम्मद शमी, दोनों भारत के खिलाड़ियों को दिया गया। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक और शतक। आपको पता है कि अभी तक सबसे तेज अर्धशतक किसका था? तो भारत के युवराज सिंह का था। युवराज सिंह का था। कितने गेंदों पे? इन्होंने 17 गेंदों पे यह कारनामा कर दिखाया। ठीक है, कितने गेंदों पे? 17 गेंदों पे। अब इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। आइए कैसे तोड़ दिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज गति से अर्धशतक बनाने का नया विश्व रिकॉर्ड नेपाल के, दोनों नेपाल के हैं, सबसे बड़ी बात है। जो शतक बनाए वो भी नेपाल के हैं, अर्धशतक बनाए वो भी नेपाल के हैं। नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी ने 27 सितंबर 2023 को हांगझोउ में जो एशियाई खेल हुआ था, आपको पता है इस बार चीन में हांगझोउ में हुआ है, केवल 9 गेंदों पर ही अर्धशतक बनाया है। कितना? मात्र 9 गेंद पर। सोचो कितना तेज खेले होंगे। मतलब 9 छंग 54, इसका मतलब है कि 8 गेंदों पे तो छक्का ही लगा होगा और 1 गेंद पे चौका लग गया होगा या दुग्गा लग गया होगा, तभी तो बना होगा। या कुछ इस तरह से मैनेज कर लेना आप लोग। ठीक है। अब देखो युवराज सिंह का 16 वर्ष का पुराना रिकॉर्ड था, वो टूट गया। 12 गेंद, सॉरी 12 गेंद पर युवराज सिंह का था ना, 17 नहीं 12 गेंद। 12 गेंद पर युवराज सिंह ने बनाया था, 3 गेंद कम इन्होंने बना लिया, तो 9 गेंद पर। यह भी कुशल मल्ला ने शतक बनाया, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, 34 गेंदों बनाया है। ठीक है, लेकिन वह भारत का चूंकि रिकॉर्ड टूटा इसलिए ध्यान। 34 गेंदों, इसके पहले 35 गेंदों पर रिकॉर्ड था किसका? डेविड मिलर का था, अफ्रीका के बल्लेबाज थे, ये ध्यान। एशिया कप 2023, यह भी महत्वपूर्ण है। एशिया कप 2023 पाकिस्तान की मेजबानी 16वें एशिया कप एक दिवसीय टूर्नामेंट का आयोजन 30 अगस्त से 17 सितंबर 2023 के बीच किया गया। एशिया कप बहुत महत्वपूर्ण है, पाकिस्तान की मेजबानी में। ठीक है, आइए कुछ कुछ मैच पाकिस्तान में हुए और कुछ श्रीलंका में भी हुए। इधर देखिए, टूर्नामेंट में खेले गए 13 मैच में से 4 पाकिस्तान में, जबकि 9 मैच कहां? श्रीलंका में हुआ। 8वीं बार जो है यह श्रीलंका कह रहा है कि गत विजेता श्रीलंका को 10 विकेट से पराजित किया। कुल 8वीं बार कौन? भारत ने। भारत ने कुल 8वीं बार, यह भी याद रखना है कि कुल भारत कितनी बार? 8वीं बार यह जो है खिताब जीता है। ठीक है। मोहम्मद सिराज को इसमें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट सब चीजें नहीं है, आपको पढ़ना होगा तो पढ़ सकते हैं। एक चीज यह भी याद रखना और कहा गया? प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भारतीय स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव को मिला, प्लेयर ऑफ द सीरीज। बस इतना याद रखना। ठीक है। भारत ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप, सॉरी T20 श्रृंखला भी हाल में हुआ था, आपको पता है कि भारत ने जीत दर्ज किया था, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। ईरानी कप 2023, कई बार देखो यही पूछ लेता है कि ईरानी कप का संबंध किससे है, तो निश्चित रूप से आप बता देना कि ईरानी कप का संबंध किससे है, तो क्रिकेट से। ये सब याद रखिए आप लोग, कई बार डायरेक्ट ऐसे पूछ लेता है। कहां पर हुआ था? तो सौराष्ट्र में ही हुआ था, और यह 60वां संस्करण था। शेष भारत की टीम ने रणजी जो ट्रॉफी विजेता सौराष्ट्र थी उसको हरा दिया। मतलब जहां पर हुआ था सौराष्ट्र में, सौराष्ट्र कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और इस सौराष्ट्र की ही टीम ने रणजी ट्रॉफी विजेता थी इस बार, तो उसको क्या किया है? हरा दिया है, और शेष भारत ने जीत लिया है। कौन? ईरानी कप। तो महत्वपूर्ण था। चलिए, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से। ये सब कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हो क्रिकेटर कौन कौन है? जब भी ऐसा पुरस्कार दिया जाता है तो निश्चित रूप से पूछा जाता है। इस बार भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान डायना एडुल्जी को और बल्लेबाज धाकड़ जो मुल्तान के सुल्तान वीरेंद्र सहवाग को, ठीक है, उन 3 क्रिकेटरों में शामिल है जिन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में नवंबर 2023 में जो है शामिल किया गया। तो बहुत महत्वपूर्ण रहती है कि डायना एडुल्जी जो है, डायना एडुल्जी जो है, कौन है ये?
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान है। वीरेंद्र सहवाग तो सब जाहिर है, इन्हीं का नाम बस आपको याद रखना है, इसको याद रख लीजिए। हॉल ऑफ फेम में शामिल किए जाने वाले तीसरे क्रिकेटर कौन थे? तो श्रीलंका के अरविंद डिसिल्वा थे। इनको भी याद रख सकते हो तो याद रख लीजिएगा, नहीं तो दो यह भी, बकिया टोटल 3 लोगों में, एक श्रीलंका के, 2 भारत के। अब भारत के कुल कितने लोगों को हॉल ऑफ फेम में शामिल कर दिया गया है? तो 9 लोगों को शामिल कर दिया गया, इतना याद रख लीजिए। चलिए, और यहाँ पे यह देख लेना कि एडविल जो है, जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान है, ये जो है हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर भी, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए मैंने इनका 3-4 बार नाम भी लिया। ठीक है बकिया, और आप लोग पढ़ सकते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। और इस बार विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता? तो राजस्थान, हरियाणा ने किसको? राजस्थान को हरा करके। तो जीत किसको हुई है? हरियाणा। जिस क्रम में और जो हम बता रहे हैं उस पर कमी मत करना, उतना जरूर पढ़ लेना, निश्चित रूप से इसी में से आना है। जब एग्जाम देकर के आओगे तब आपको समझ में आएगा। यस गुरु जी, चैनल को लाइक तो करना ही बनता है, अब प्लीज नहीं किया तो कर दो ना। ठीक है। भारत दक्षिण अफ्रीका एक दिवसीय श्रृंखला, चलिए यह इंपॉर्टेंट नहीं था, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं था। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। कई बार बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर लगा दिया हूँ, बस इतना ही याद रखना। यह टूर्नामेंट मुकाबला पश्चिम क्षेत्र में सब हुआ था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस किससे संबंधित यह याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। बहुत कुछ नहीं पढ़ना होता, ये भी ध्यान रखना। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया 100वां टेस्ट, ठीक है, ये हटा दो। नेक्स्ट चलो। कह रहा है कि T20 अभी छोड़ो, अब आ जाओ टेनिस में। उतने जितना हमने बताया क्रिकेट से उतना आप कर लेते हो, उसी के बीच से निश्चित रूप से सवाल आपके मिल जाएंगे। टेनिस में आ जाओ। इटली को, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, इटली को 47 वर्ष बाद डेविस कप, इसके पहले भी एक आध 2 बार जीता है, लेकिन 47 वर्ष बाद डेविस कप का जो है जीतने का मौका मिला है। ठीक है, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया ही लगातार जीतती चली आ रही थी इधर बीच से। इधर देखो टेनिस, यह जो इटली 47 बार डेविस कप, किसी संबंध है डेविस कप का? तो टेनिस से आपको पता है 2023 में डेविस कप के फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और इटली के बीच हुआ है। स्पेन के मलागा में खेला गया। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखना किसके किसके बीच खेला गया और इटली ने जीता है। देखो 123 वर्ष पुराने इस टूर्नामेंट में इटली की टीम ने दूसरी बार, 2 ही बार, ठीक है, दूसरी बार विजेता बनी है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया जबकि देखो कितनी बार, 28 बार, तो इसलिए मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट। पुरुषों में नोवाक जोकोविच और महिलाओं में इगा स्वियातेक को नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी का जो है सम्मान प्राप्त हो गया है। तो जनरली आपको पता है कि इस बार नोवाक जोकोविच ने 3 जो है ग्रैंड स्लैम जीता भी, पहला, दूसरा और चौथा। मतलब पहला कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन, दूसरा कौन सा होता है? फ्रेंच ओपन, और लास्ट कौन सा होता है? यूएस ओपन। यह तीनों जो है, बस विंबलडन को छोड़ दिया जाए तो तीनों में जो है एकल विजेता कौन है? पुरुष युगल में, अब पुरुष एकल में तो नोवाक जोकोविच, आप ऐसे भी याद कर लेना। बकिया एक इगा स्वियातेक है, इनको भी नंबर 1 टेनिस जो है खिलाड़ी चुना। देखो 8वीं बार नोवाक जोकोविच ने 8वीं बार यह जो है समापन वर्ष का नंबर 1 खिलाड़ी बने। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं। WTA की एलाइट ट्रॉफीज को छोड़ दीजिए, पुरुषों का ये सब छोड़ दीजिए। यूएस ओपन 2023, यह इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि यूएस ओपन जो होता है अंतिम ग्रैंड स्लैम है, 4 ग्रैंड स्लैम में यह अंतिम ग्रैंड स्लैम है। ठीक है, 2023 के अंतिम टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का आयोजन अमेरिका के न्यूयॉर्क में जो है रखा गया, और यह हार्ड कोर्ट पर खिलाया जाता है, यह भी ध्यान रखना। टूर्नामेंट के पुरुषों का एकल खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविच, हमने आपको बताया ही। यह पूछा सकता है कौन सा? तो 24वीं बार, कई बार यह क्वेश्चन पूछ लिया है, कौन सी बार है? तो 24वीं बार। वही महिला की एकल खिताब कोको गाफ, चूंकि यह बेलारूस की अरना सबालेंका को पराजित किया है और इनका पहला ही किताब है, इसलिए पूछा सकता है महिला एकल में कोको गाफ को याद रखना कहाँ की है? तो अमेरिका की है। ठीक है, तो अमेरिका की कोको गाफ को याद रखना, इनकी संभावना इस पर बहुत ज्यादा है। कोको गाफ जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जरूर याद रखना कहाँ की है? तो यूएसए की, अमेरिका की है, और पहला किताब है, प्रथम किताब इनका, यह भी ध्यान। ठीक है, ग्रैंड स्लैम टेनिस में इस वर्ष 2023 में नोवाक जोकोविच का तीसरा खिताब था, मैंने बताया ही, पहला और दूसरा जीते और लास्ट वाला जीत गए। बकिया पुरुष युगल ये सब आपको पढ़ना नहीं होता है, यह भी याद नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, भारतीय टेनिस खिलाड़ी पेश और विजय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए, इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। जो ये लिएंडर पेश हैं, भारतीय खिलाड़ी आपको पता है, और विजय अमृतराज, ठीक है, ये कौन है? तो टेनिस प्रचारक और प्रमोटर है। लेकिन खिलाड़ी कौन है? खिलाड़ी के क्षेत्र में लिएंडर पेस को दिया गया है
जबकि विजय अमृतराज को टेनिस प्रचारक और प्रमोटर के लिए क्या दिया गया है, यह टेनिस खिलाड़ी के किसमें, टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई। तो जैसे क्रिकेट का हॉल ऑफ फेम होता है, इसी तरह टेनिस का भी हॉल ऑफ फेम होता है, यह बात ध्यान रखना। इसके अलावा एक प्रसिद्ध पत्रकार है रिचर्ड इवांस, इनको भी जो है विशेष सम्मान दिया गया। यह भी, इनको भी इस खेल के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए या तमाम तरह के योगदान के लिए दिया गया। यह भी खिलाड़ी नहीं है, लेकिन खिलाड़ी क्षेत्र में लिएंडर पेस को शामिल किया गया, यह जरूर याद रखना। विजय अमृतराज और रिचर्ड इवांस को भी याद रख सकते हो तो याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विंबलडन ओपन, हमने आपको बताया कि विंबलडन तीसरा वाला है। 16 जुलाई 2023 को पहला कौन, हमने बताया ऑस्ट्रेलिया, दूसरा कौन है फ्रेंच, और तीसरा कौन है विंबलडन, और चौथा कौन है यूएस। इसमें कह रहा है कि ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का परिणाम रहा, इसमें पुरुष एकल में स्पेन के कार्लोस अल्कारोज, यह नाम याद रखना कि कार्लोस अल्कारोज कहाँ के हैं, स्पेन के हैं। निश्चित रूप से यह पूछा जाता है और पूछा जा सकता है, ठीक है। कार्लोस अल्कारोज ने जीत लिया। महिला एकल में यह चेक गणराज्य, ये सब यूरोप में पड़ता है, चेक गणराज्य मार्केटा ओड्रोसेवा ने क्या किया है, इसको जीत लिया है महिला एकल का। मार्केटा ओड्रोसेवा, सिर्फ मार्केटा भी याद रखोगे तब भी काम बन जाएगा, महिला एकल का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हॉकी वाले में देखो, महिलाओं की एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी के लिए होती है, महिलाओं की एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हुआ, ठीक है, रांची में हुआ। महिलाओं के 7वीं एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में हॉकी के फाइनल मुकाबले में भारत और जापान की भिड़ंत हुई। इसमें किसने जीता, भारत ने खिताब जीत लिया है। इसलिए पूछा जा सकता है कि महिलाओं का जो एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी कहां पर आयोजन हुआ, रांची में हुआ। किसने जीता, भारत ने जीता। किसको हराया या उप विजेता कौन था, तो जापान, ठीक है। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम का नेतृत्व किसने किया था, सविता पुनिया ने किया था, यह बात ध्यान रखना। यह एक 2 वर्ष में होने वाला टूर्नामेंट है, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस चैंपियन का शुभंकर कौन था, जूही था, यह भी पूछा जा सकता है। इतना चीज अगर आप इससे याद रखते हो तो कोई भी संभावना नहीं, आने की और संभावना नहीं। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ पुरस्कार FIH, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ पुरस्कार 2023 का वितरण हुआ। इसमें कह रहा है FIH प्लेयर ऑफ द ईयर किसको चुना गया, तो हार्दिक सिंह को चुना गया, जो कि भारत के प्लेयर ऑफ द ईयर कौन हो गए, हार्दिक सिंह। निश्चित रूप से याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। फिर कह रहा है FIH गोलकीपर भी याद रख लेना, यह भी महिला है। FIH गोलकीपर सविता पुनिया, सविता पुनिया का नाम अपने ऊपर भी पढ़ा भी। तो गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे, सविता पुनिया को दिया गया, यह भी भारत की है, यह बात ध्यान रखना। FIH वुमेन प्लेयर ऑफ द अवार्ड किसको दिया गया, तो जैन वार्ड, नीदरलैंड की। इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने निशान नहीं लगाया, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन यह इंपॉर्टेंट था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि एशियाई चैंपियनशिप, देखो लास्ट में वनडे वाला जो वन लाइनर एग्जाम है, सॉरी वन लाइनर जो इसमें दिया रहता शुरू में, वह भी हमने इसमें करा दिया है। मतलब ये पूरा कंप्लीट आपका हो जाता है अगर आप इसको कर लेते हो। और उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है उसमें भी निशान लगाए गए हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 यह पुरुषों का है, ठीक है। कहां पर, चेन्नई में हुआ। और इसमें भारत ने मलेशिया को 4-3 से क्या किया, हरा दिया है। यह बात ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण था, ठीक है। कि एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी कहां पर हुई, तो यह चेन्नई में हुआ। हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में भारत ने किसको हरा दिया, मलेशिया को हरा दिया। इसका मतलब इसका विजेता कौन है, भारत, ठीक है। तो ये एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी है, बहुत महत्वपूर्ण, याद रख लेना। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए बैडमिंटन में आ जाते हैं हम लोग। बैडमिंटन भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि ओडिशा मास्टर्स, ठीक है, ओडिशा मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, कहाँ गया भाई, इसमें किया गया, इसे इंपॉर्टेंट नहीं था, छोड़ दीजिए। आ जाइए, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, यह पूछा जा सकता है कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कोपेनहेगन, डेनमार्क की राजधानी है, वहीं पर आयोजित किया गया। तो पहला तो एक लाइन यही याद रखना कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, कोपेनहेगन में। इसके विजेता और उप विजेता, ठीक है, एकल विजेता कौन रहे, तो कुनलाउत विधि दर्शन। क्या यह जरूरी इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो याद रख सकते हैं। महिला एकल और पुरुष एकल, ठीक है, विजेता और उप विजेताओं का नाम दिया गया है। इसी तरह पुरुष युगल, महिला युगल, तो ये तो एकदम नहीं। जिसको याद रखना है तो बस यही 2 याद रख सकता है। बाकी अब मेरे हिसाब से बस इतना याद रखे,
जहां मैंने निशान लगाया है ये वाला पॉइंट, ठीक है, कहाँ आयोजन हुआ था। चलिए, चीनी ओपन बैडमिंटन, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स 2023, इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स 2023, 5 से 10 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया मास्टर्स टेन सुपर 100 सॉरी सुपर 100 2023 के चौथे संस्करण का आयोजन उत्तरी सुमात्रा इंडोनेशिया में, ठीक है, GORPBSI पैंसिंग मैदान में किया गया। तो यह पूछा जा सकता है कि इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो जाहिर सी बात है कि इंडोनेशिया की सुमात्रा में किया गया। क्यों इंपॉर्टेंट हुआ यह, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हुआ क्योंकि किरण जाज, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किरण जाज ने उत्तरी सुमात्रा में आयोजित 10 क्या है सैकड़ा हजार 1 लाख डॉलर की इनामी राशि इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 का एकल खिताब जीत लिया है। इसीलिए यह टूर्नामेंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसका आयोजन भी, और किसने जीता, तो किरण जार्ज को, इंडोनेशिया मास्टर्स 2023, ठीक है। यह प्रकाश पादुकोण, आपको पता है दीपिका पादुकोण के पिता है, उन्हीं की अकादमी की ये छात्र रही, ठीक है। नेक्स्ट चलो, बाकी इधर इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। पीडीएफ आपके पास रहेगा, टेलीग्राम में मिल जाएगा, पढ़ना होगा पूरा जाके पढ़ लीजिएगा, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन फिलहाल जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप लोग उतना ही पढ़ो। सात्विक और चिराग की कोरिया ओपन सुपर 500 का खिताब, अभी आपने ऊपर भी पढ़ा था सात्विक साईराज, तो सात्विक साईराज और चिराग इस बार छाए थे। इस बार इनको याद रखना कि भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कोरिया ओपन 500 बैडमिंटन का पुरुष युगल का खिताब क्या किया, फजर इनको हरा करके जीत लिया। तो बस इतना याद रखना कि कोरिया ओपन सुपर 500 खिताब किसने जीता, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने क्या किया, संयुक्त रूप से जीत लिया, ठीक है। आइए फुटबॉल के बारे में बात करते हैं। सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियंस 2023 का आयोजन किया गया, कहां पर, तो नेपाल के काठमांडू में। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को धो डाला, तो निश्चित रूप से इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि 3-0 से हरा दिया उसको। तो विजेता कौन था, भारत। कहां पर आयोजन हुआ यह भी याद रखना, सैफ अंडर 19। डूरंड कप 2023, यह भी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि पहली बात तो यह कोलकाता, गुवाहाटी और कोकराझार में इधर इधर आयोजित हुआ था, 132वां संस्करण था। यह मोहन बगान सुपर ज्वाइंट ने ईस्ट बंगाल को हरा दिया है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि डूरंड कप 2023 का विजेता कौन है, तो मोहन बगान, मोहन बागान सुपर ज्वाइंट, ठीक है, ये याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं, महिलाओं का फीफा विश्व कप 2023 किसने जीता भाई, तो महिलाओं का जो फीफा विश्व कप 2023 है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। महिलाओं का फीफा विश्व कप, यह खिताब स्पेन ने इंग्लैंड को हरा करके 1-0 से जीत लिया है। 32 टीमें इसमें भागीदार थी, तो जरूर यह याद रखना। कहां पर हुआ था, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में यह हुआ था। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ, जीता कौन, स्पेन। इतना याद रखोगे काम बन जाएगा, ठीक है। फ्रांस फुटबॉल पत्रिका का बैलन डियोर, बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार, तो ये किसको दिया गया, अर्जेंटीना को लियोनेल मेसी को दिया गया। कई बार पूछ लिया था कि कहां से इनका संबंध है, तो अर्जेंटीना के हैं ये। बैलन डियोर 2023 फ्रांस के द्वारा दिया जाता है, तो कौन जीता, लियोनेल मेसी। चलिए आगे चलते हैं। इतने बार उनको जो है ये पुरस्कार सम्मानित किया जा चुका है, 2021 में भी उनको मिला था, 19 में मिला था। उसके बाद दूसरे स्थान पर 5 बार क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। चलिए आइए, बैलन डीआर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के हैं, क्लब है जिस क्लब से वो खेलते हैं, ठीक है। बाकी आपको यह सब याद रखने की जरूरत। और नेक्स्ट, शेफ कप फुटबॉल चैंपियनशिप 2023, ठीक है भैया। शेफ कप फुटबॉल चैंपियनशिप 2023, यह इसका संबंध किसके है, फुटबॉल से ही है निश्चित रूप से। तो कई बार ये पूछ ले कि सैफ कप का संबंध किससे है, तो फुटबॉल से है। यह बात ध्यान रखें, कहाँ हुआ था, कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ था। और भारत ने कुवैत को पेनाल्टी शूट आउट में बराबर रहने के बाद जो है सडन डेथ दौर में पराजित कर दिया। तो इस बार यह भारत जीता, काफी रोचक मुकाबला हुआ था। तो सैफ कप फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, यह याद रखना। कौन जीता यह याद रखना, ठीक है। और किसका संबंध आपको पता है, जो फुटबॉल से हो ही रहा, तो फुटबॉल ही है। शतरंज वाले में देखा जाए, चेस वाले में एक इंपॉर्टेंट इस बार मैं आपको बताऊंगा, तो उसका ध्यान रखना। आ जाइए, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो यही इंपॉर्टेंट है। चेन्नई की वैशाली रमेश बाबू, रमेश बाबू उनके पिता का नाम लगता है। तो चेन्नई की वैशाली इनका नाम है, रमेश बाबू उनके पिता का नाम है। तो वैशाली रमेश बाबू भारत की कौन से नंबर की, तो यह भी कई बार पूछा जाता है।
कि 84वीं ग्रैंड स्लैम कौन बनी, तो बता दीजिएगा कि चेन्नई की वैशाली बनी। उनके छोटे भाई आर प्रज्ञानंद अब आधिकारिक तौर पर ग्रैंड मास्टर बनने वाले भारत की पहली भाई बहन जोड़ी, क्योंकि आपको पता है कि प्रज्ञानंद क्या है, वह भी ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। तो यह भाई बहनों की जोड़ी में पहली भाई बहन जोड़ी है। वैशाली कौन है, उनकी बहन है। तो ये भी याद रख लेना। टाटा स्टील तो स्टील आगे छोड़ दो। फिडे, फिडे आपको पता है एक संस्था जो शतरंज से ही संबंधित है। 18 वर्षीय आर प्रज्ञानंद उप विजेता रहे। फिडे विश्व कप में जो फिडे के द्वारा शतरंज का जो चेस का जो प्रतियोगिता आयोजित किया गया था, वह 18 वर्षीय आर प्रज्ञानंद, अभी आपको बताया कि वो वैशाली के भाई हैं। 18 वर्षीय ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू, अब देखो रमेश बाबू के बाद पहले लग गया और प्रज्ञानंद बाद में, मतलब कि बच्चों में पिता का नाम पहले लगता है और महिलाओं में पिता का नाम बाद। देखो यहाँ पर क्या है, प्रज्ञानंद बाद में लिखा गया है। और फिडे विश्व कप फाइनल पहुंचने सफलता, देखो ये जो है, जो फिडे विश्व कप हुआ था उसमें फाइनल पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैग्नस कार्लसन से वो पराजित हुए हैं। आपको पता है कि मैग्नस कार्लसन जो है विश्व के सबसे टॉप जो है शतरंज के खिलाड़ी हैं, उनसे पराजित होकर उप विजेता रहे। तो इस बार याद रखना, ये दोनों पूछा सकता है कि विजेता कौन रहे। विजेता कौन रहे तो आप बता देना, मैग्नस कार्लसन, ठीक है, इनका भी नाम याद रखना। 5 बार के विजेता है, ये ध्यान रखना। और उप विजेता कौन रहे, तो प्रज्ञानंद, ये भी आप बता देना। नेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण था ये, बकिया उन्हीं के बारे में लिखा गया है सब। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 83वीं, ये तो 84वां ग्रैंड स्लैम मैंने बताया वैशाली को। तो 83वां ग्रैंड स्लैम कौन था इसके पहले, आदित्य एस सामंत, यह भी याद रखना। बिलियर्ड और स्नूकर से बात करेंगे, देखो पंकज अडवाणी 26वां और 27वां विश्व बिलियर्ड खिताब दोनों जीत लिए। पंकज अडवाणी एक ऐसा नाम है बिलियर्ड्स में जो ये जीतते हैं ना, आंख मूंद के लगा दिया करना। स्क्वैश में कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, इधर गोल्फ आ गया, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं था आपके लिए। देखो फार्मूला वन, फार्मूला वन इंपॉर्टेंट है थोड़ा यहाँ पर। मैक्सिकन जो ग्रांड प्रिक्स 2023 हुआ है, कौन जीता है, तो मैक्सिकन ग्रांड प्रिक्स हुआ है और उन्हीं से नाम से भी मिलता जुलता है, मैक्स वेस्ट वस्टपेन ने जीता है। वेस्टरपेन भी कहीं कहीं लिखा मिलता है और कहीं कहीं वस्टपेन भी मिलता है। तो वेस्टरपेन चाहे वस्टपेन आए, मैक्स वेस्टरपेन ने जीता है। और दूसरे स्थान पर कौन है, तो आपको पता है कि मर्सिडीज के चालक लुइस हैमिल्टन। एक बार ऐसा दौर था कि लुइस हैमिल्टन को हराने वाला कोई नहीं था, लेकिन अब वेस्टर्न पेन ने इनको यह कारनामा कर दिखाया। अच्छा यह भी पूछ लेता है कि किस जो कार के चालक है, तो ये रेडबुल से संबंधित है, रेड बुल। और आपको ये सबको पता होगा कि लुइस हैमिल्टन, तो ये मर्सिडीज के, आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। तीरंदाज की बात करेंगे, तो तीरंदाज एशियाई तीरंदाज चैंपियनशिप 2023 कहां पर हुआ था, बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी वहां हुआ था। एशियाई तीरंदाज चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण 1 रजत वह 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीतकर पदक तालिका में दूसरा स्थान किसने, भारत ने जो है पाया। तो महत्वपूर्ण था यह, क्योंकि भारत को दूसरा स्थान मिला और ठीक ठाक पदक मिला था। 6 स्वर्ण 2 रजत और 3 कांस्य के साथ दक्षिण कोरिया क्या थी, दूसरे स्थान पर थी। तो यह भी ध्यान रखना कि विजेता कौन रही इसका, एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप का, तो दक्षिण कोरिया। आयोजन देखो, जब आयोजन कहीं और जीता कोई और, तो निश्चित रूप से पूछा सकता है कि इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो बैंकॉक थाईलैंड में। जीता किसने, दक्षिण कोरिया ने। उप विजेता कौन, भारत। ठीक है। शीतल देवी के नाम हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, हमने बताया था कि बिना भुजाओं वाली, मतलब इनकी दोनों भुजा नहीं है, यह पैर से निशाना लगाती हैं, ये बात देखना। 16 वर्षीय हैं, ठीक है। इन्होंने, मैंने बताया था शुरू में कि 3 पदक जीतने में सफल रहे 16 वर्षीय, यह बात ध्यान रखना, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखो आगामी जो 24वां एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप होगा, उसका आयोजन कहाँ कब होगा, 2025 में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, टेबल टेनिस में चलते हैं थोड़ा सा। टेबल टेनिस बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछ जाते हैं। कुश्ती वाला देखो, अंतिम पंघाल आप लोग जानते होंगे उनको, विश्व चैंपियन में पदक जीतने वाली देश की 8वीं महिला पहलवान कौन बन गई हैं, अमित अंतिम पंघाल, ठीक है, विश्व चैंपियनशिप में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा सकता है। पुरुषों और महिलाओं की विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर, सर्बिया के बेलग्रेड में हुआ था। सितंबर में आयोजन हुआ था और भारत के लिए केवल एक पदक कांस्य कहां की है, हिसार हरियाणा की है। मात्र यही 19 वर्षीय अंतिम पंघाल ने 53 किलोग्राम कही गई कैटेगरी पूछ लेता, तो कैटेगरी याद रखना कि 53 किलोग्राम कैटेगरी में ये लड़ती हैं। मात्र इनका उम्र तो 19 साल है, हिसार हरियाणा की रहने वाली है। और क्या किया इस बार, वो जो है कौन सा, कांस्य पदक जीत चुकी है, ब्रॉन्ज। यह भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी।
यस गुरुजी चैनल को भी लाइक करते रहना भाई। चलो, एथलेटिक्स, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023, अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स संघ की 19वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 19 अगस्त से 27 अगस्त तक किया गया। कहां पर? बुडापेस्ट की राजधानी हंगरी में किया गया, यूरोपियन कंट्री है। तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया, यही पूछ सकता है, तो हंगरी बुडापेस्ट में। इंपॉर्टेंट क्यों रहा? इंपॉर्टेंट इसलिए रहा क्योंकि इस एथलेटिक्स में भारत ने पहली बार अपना पहला स्वर्ण पदक जीता, जो कि एक ऐतिहासिक पल था। किसके द्वारा? नीरज चोपड़ा के द्वारा 88.17 मीटर। इस बार नीरज चोपड़ा का जलवा कायम और बरकरार अभी तक है। ये ध्यान रखना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में जो है नीरज चोपड़ा क्या रहे? स्वर्ण पदक विजेता रहे। किसमें? भाला फेंक में 28.17 मीटर। कहां पर आयोजन हुआ, यह भी याद रखिए। चलिए, अब उसके बाद कह रहा है कि आगामी जो 20वां विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप होगा वह 2025 में होगा। कहां पर? टोक्यो, जापान। यह भी इंपॉर्टेंट है याद रखिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पदक तालिका में देखो भारत किस स्थान पे था? तो भारत तीसरे स्थान पे था, कुल 27 पदक मिले थे। विविध में देखो कुछ है, विविध में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पहला खेलो इंडिया, यही इंपॉर्टेंट है पहला स्टार्ट से ही, क्योंकि चूंकि पहला है, जब कोई भी चीज पहला होता है तो इंपॉर्टेंट होता है। पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स मतलब क्या होता है कि जो दिव्यांग लोगों के द्वारा खेला जाता है। पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो यह याद रखना कि नई दिल्ली में, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि इसमें जो है हरियाणा शीर्ष स्थान पर रहा। इस बात को ध्यान रखना कि हरियाणा इसमें क्या था? शीर्ष स्थान पर था। यहाँ पर देख लो रैंक, बस एक रैंक याद रखना, ये एक रैंक याद रखना ये, क्योंकि उत्तर प्रदेश के एग्जाम है, इसलिए पूछा सकता है कि उत्तर प्रदेश को कुल कितने पदक मिले? 62। उत्तर प्रदेश स्थान कौन सा था? तो दूसरा, पहला नंबर 1 पर हरियाणा 105 पदक के साथ। 19वां एशियाई जो खेल 2023 का आयोजन हुआ, ऊपर ही बताते चले आ रहे हैं कि हांगझाऊ चीन में हुआ था 19वां। ठीक है, यह भी याद रखना कौन सा नंबर का था ये? 19वां। ठीक है, कह रहा है कि इसमें जो है चीन पहले स्थान पर रहा, जापान दूसरे स्थान पर रहा, दक्षिण कोरिया का तीसरा और भारत का चौथा स्थान रहा। ठीक है, ये आप नोट करना। चीन में हुआ ही था और चीन पहले स्थान पर है, जापान दूसरे स्थान पर, दक्षिण कोरिया तीसरे स्थान पर। भारत जो है 107 पदक जीतने के साथ क्या है? चौथे स्थान पर। कितने स्वर्ण पदक जीता था? 28, जो भारत का अब तक का सबसे सर्वाधिक स्वर्ण पदक भी इस खेल में, एशियाई वाले में। बकिया ये 40 खेल इसमें शामिल किए गए थे टोटल, और बहुत सारे खेल पहली बार शामिल किए गए थे। इसमें देखो क्रिकेट भी इसमें से एक। नेक्स्ट चलते हैं भाई। लाइट की वजह से थोड़ा सा आंख पे चमक आती है। चलिए, भारत ने इन खेलों में भाग लेने के लिए 655 खिलाड़ियों को भेजा था, और भूपेंद्र सिंह बाजवा भारतीय दल के प्रमुख जो थे, ये मतलब उनका नेतृत्व कौन किया था भारतीय दल का? भूपेंद्र सिंह बाजवा। और एक चीज यह ध्यान रखना कि जो पुरुषों की हॉकी टीम कप्तान हरमनप्रीत सिंह और ओलंपियन महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहन, इन्होंने क्या किया था? उद्घाटन समारोह में संयुक्त ध्वजवाहक का दायित्व निभाया था। समापन में कौन निभाया था? तो निशानेबाज, सॉरी, समापन में कौन निभाया था भाई? एक मिनट, यह भी याद रख लेना। कहाँ गया समापन में? हाँ, यहाँ पे देखो, जो आपके हॉकी खिलाड़ी है कौन? आपका गोलकीपर भी है, यह श्रीजेश। श्रीजेश समापन में निभाया था। ये इतना इंपॉर्टेंट रख लिया। और जो कुछ इंपॉर्टेंट है, भारत ने 7 बार सर्वाधिक 7 स्वर्ण कहाँ? निशानेबाजी में जीत लिया। यह भी पूछा जा सकता था। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। इधर देखो क्या इंपॉर्टेंट है, भारत ने इन खेलों में 111 पदक, और उसमें 29 स्वर्ण हमने आपको बताई दिया। टोटल पदक भी याद रखना और स्वर्ण भी याद रख लेना। इन खेलों का पदक तालिका में 214 स्वर्ण, ये सब चीजें जीत करके चीन पहले स्थान पर, हमने आपको दिखाई दिया सब, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एक इसी के साथ साथ एक पैरा एशियाई खेल भी होता है, जैसे ही समाप्त होता है पैरा एशियाई खेल भी 2000 जो है भारत 111 पदकों के साथ पदक तालिका में 5वें स्थान पर था। ठीक है, यह भी ध्यान रखना, इसी के साथ होता है। चलो, 5वें स्थान पर था। अपने पैरों से निशाना लगाने वाली हमने बता ही दिया कि शीतला देवी को, शीतल देवी को याद रखना कि पैरों से निशाना, इन्होंने 3 पदक जीते थे, इसमें 2 स्वर्ण और 1 रजत। दोनों बाजू से जो है रहित, इनके पास दोनों भुजाएं नहीं। ये देखो यहाँ पर इसका चार्ट दिया हुआ, पहले पे चीन, दूसरे पे ईरान, तीसरे पे जापान, चौथे पे दक्षिण कोरिया, 5वें पे भारत। भारत ने कितना यहाँ पर? 111। चीन ने कितना? 521। ठीक है,
37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां पर किया गया था? गोवा में किया गया, महत्वपूर्ण है। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 25 अक्टूबर से 9 नवंबर तक किया गया गोवा। कितनी टीमें हिस्सा ली? तो 37वें टीम के रूप में किसने जो है आपकी जो सेना की टीम थी, मतलब 36 टीमें थी और 37वां एक टीम सेना का भी था, उसको लेकर के 37 टीमों ने हिस्सा लिया और 37वां राष्ट्रीय खेल हुआ था भी। इसमें देखो, गेट सेट गोवा, इसका क्या था? आदर्श वाक्य था। मोटो अगर पूछे तो आपको क्या बताएंगे? गेट सेट गोवा। ठीक है। इन खेलों का शुभंकर था। इसे मोगा के नाम भी दिया गया था, यह भी ध्यान रहे, कोंकणी शब्द। चलो, कह रहा है कि महाराष्ट्र ने इन खेलों की और ओवरऑल चैंपियन की राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी जीत ली है। मतलब कि ओवरऑल चैंपियन में महाराष्ट्र ने राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी जीती है। इस बात को थोड़ा सा नोट कर लीजिए। आइए, यहाँ पर दिया भी है कि महाराष्ट्र पहले स्थान पर है और जो सेना थी इस बार वो सेकेंड पोजीशन पे आ गई है, इसको भी ध्यान रखिएगा। सेकेंड पोजीशन पे सेना का पूछा सकता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान सबका अलग है। उत्तर प्रदेश क्या रखना कि उत्तर प्रदेश 15वें स्थान पर है 11 स्वर्ण के साथ, क्योंकि यूपी के एग्जाम में पूछा सकता है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी एवं महिला खिलाड़ी कौन रही? तो श्री हरि नटराजन रही। तैराक श्री हरि नटराजन को मिला और संयुक्ता प्रसेन काले को व प्रणति नायक को संयुक्त रूप से, या जिम्नास्ट है, इनको मिला। ये ध्यान रखना। फिर करा 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां पर किया गया? तो 38वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में क्या है? सॉरी, 38वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां पर होगा? आप अगला वाला, तो उत्तराखंड, यह भी याद रख लेना। चलो, ये सब काम का नहीं था, नेक्स्ट चलते हैं। भारत द्वारा ये सब चीजें ठीक है, पदक तालिका में ये सब चीजें ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। इधर आ जाओ। प्रस्तावित खेल, जो आगामी कुछ प्रमुख खेल है कहाँ का होने वाला, कई बार पूछ लेता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि आईसीसी पुरुष 2020 जो होने वाला 2024 में होने वाला है, कहाँ कहाँ? अमेरिका के 2 जगहों पर होगा। कहाँ कहाँ? एक अमेरिका में, यूएसए में हो जाएगा, यूएसए में। और कहाँ पर एक हो जाएगा? वेस्ट इंडीज। आपको पता है कि वेस्ट इंडीज देश है, तो एक वेस्ट इंडीज में हो जाएगा। ठीक है, तो 2 देश पे हो जाएगा, एक यूएसए में, एक वेस्ट इंडीज में। अगले ही साल क्या 2024 चल ही रहा, इसी साल 2024 में ही होगा। इसको नोट कर, आईसीसी पुरुष T20। और कह रहा है कि 26 वाला 4 साल बाद वो कहाँ होगा? तो भारत और श्रीलंका में होगा। तो यह भी याद रखना, क्योंकि अगला आगामी अगर पूछ ले 2026 वाला, तो कौन सा? भारत और श्रीलंका। इसके बाद वाला याद रखने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? 2 साल पे होता है। ये आपका 28 वाला ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, याद रखना ही रखोगे तब भी चल जाएगा, बस भारत तक याद रखना। 2-2 साल पे होता है ना, 24 में, फिर 26 में, फिर 28 में। 28 वाला ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड याद नहीं रखोगे तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, देखो वो तो 30 तक दे दिया है। अब देखो, आपको पता है कि आईसीसी पुरुष जो एक दिवसीय विश्व कप हुआ था, इस बार भारत इसकी जो इसको जो मेजबान देश था। 2023 में हुआ, तो अब 2027 में होगा। तो 27 में कहाँ कहाँ होगा? तो हमने बताया था इसके पहले भी, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में होगा। ठीक है, तो अब 31 वाला फिर 4 साल बाद वाला कहाँ होगा? तो फिर भारत और बांग्लादेश में। यहां तक याद रखना बस, 31 वाला कहाँ होगा, फिर घूम करके आ जाएगा भारत और बांग्लादेश वाले। और उसके 9वां आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप कहाँ होगा? तो यह बांग्लादेश में होगा। यह भी महत्वपूर्ण था, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप कहाँ होगा? तो 2025 में भारत में होगा, यह जरूर याद रख लीजिए। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप कहाँ होने वाला है? 2026 में। अमेरिका और मैक्सिको कनाडा, यह बहुत महत्वपूर्ण, पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा, इसलिए याद रखिएगा। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 में कहां पर आयोजन हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। ठीक है, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आपको पता है कहाँ होने वाला है? जो है इस बार 2024 में, पेरिस फ्रांस में, क्योंकि इसी साल होना है इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। 34वां कहाँ पे होगा? 2028 में होगा। कहां पर? लॉस एंजल्स, यूएसए में होने वाला है। तो 34वां 33वां याद रख लीजिएगा, 35वां नहीं याद रखेंगे तब भी काम चल जाएगा। 25वां शीतकालीन ओलंपिक कहां पे होगा? तो 2026 में कार्टिना, इटली में होने वाला है। मिलान और कार्टिना वहां के शहर है, इटली में, मतलब होने वाला है 25वां शीतकालीन। ठीक है, 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ होने वाला है? तो विक्टोरिया कहाँ पड़ता है? ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। और ये ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया ने इसके लिए मना भी कर दिया है, ये इसलिए चर्चा में भी है। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है? इसके लिए मना कर दिया है कि हम सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, तो यह भी ध्यान रखना, इसलिए चर्चा में है। अब इसको जो है शिफ्ट कर दिया गया है दूसरी जगह। 20वां एशियाई खेल 2026 नगोया जापान में। और आपका विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 कहां पर होने वाला है? भारत में। बहुत महत्वपूर्ण, इसको याद रखिएगा। और 28वां राष्ट्रीय खेल आपने बता ही दिया अभी ऊपर, उत्तराखंड। ये चीज आपका महत्वपूर्ण खेल थे। कुछ महत्वपूर्ण सप्ताह और दिवस भी देख लेना।
थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर बनेगा, मुझे लग रहा है कि लगभग लगभग 2.5 घंटे के आसपास ये जा सकता है, लेकिन क्या करेंगे आप लोग इसको थोड़ा पेशेंस के तरीके से देखेंगे तो निश्चित रूप से आपका काम इसमें हो जाएगा। 1 दिसंबर को देखो विश्व एड्स दिवस, जिस पर निशान लगाएगा वही याद रखना, इसका जो है थीम याद रखना, लेट कम्युनिटी लीड। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, इसका थीम याद रखना, स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह के लिए सतत विकास। 5 दिसंबर को राष्ट्रीय विश्व मृदा दिवस, मिट्टी और पानी जीवन का एक स्रोत, निश्चित रूप से याद रखना। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस। 2 से 8 अक्टूबर, यह बहुत बार पूछा जाता है, वन्य जीव सप्ताह दिवस, वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी, यह भी इंपॉर्टेंट था। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, क्लोज द केयर गैप, बहुत महत्वपूर्ण, इसको याद रख लेना। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इम्पार्किंग इनोवेशन, बहुत महत्वपूर्ण था, इसको याद रखना। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस, एसेस टू डिबेट्स केयर डायबिटीज केयर सॉरी एसेस टू डायबिटीज केयर, विश्व मधुमेह दिवस मना लेता है कब? 14 नवंबर, बहुत महत्वपूर्ण था, इतना याद रखना। अब आइए 2024 अंतरराष्ट्रीय जो है कैमलिट्स वर्ष घोषित किया गया है 2024 के लिए, ठीक है। जैसे 2023 के लिए मिलेट वर्ष घोषित किया गया था, 2024 अंतरराष्ट्रीय कैमलिट मतलब होता है जो ऊँट के बच्चे होते हैं, ऊँट के बच्चे का वर्ष, ठीक है, ये याद रखना महत्वपूर्ण था, पूछा जा सकता है। आइए कुछ और देख लेते हैं अपना दिवस। तो 20 से 24 अगस्त जो होता है विश्व जल सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। 8 सितंबर अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस, देखो दिए सब है, आप सब पढ़ने के स्वतंत्र भी हो, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कौन कौन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 अक्टूबर विश्व पर्यावरण दिवस होता है। फिर क्या देखो 16 सितंबर ओजोन दिवस होता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना, ठीक है। 10 नवंबर राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस होता है, आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ, इंपॉर्टेंट था। 19 नवंबर विश्व शौचालय दिवस, बहुत महत्वपूर्ण, इसको याद रख लेना, दिवस भी त्वरित परिवर्तन। 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस, पर्यटन और हरित निवेश, इंपॉर्टेंट था। 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण था जो आपका वो चीज समाप्त हुआ। यहाँ पर एक पुरस्कार है छोटा सा, मैं अभी 1 मिनट बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा इसको छोटा कर दूं फिर आपको बताऊं। देखो यह पुरस्कार है, अब यहाँ से पुरस्कार की कुछ सीरीज स्टार्ट होगी वन लाइनर वाली, तो थोड़ा सा बहुत ज्यादा नहीं है, 2-3 पेज 4 पेज होगा, मुश्किल से 4-5 पेज। इसमें जो अभी तक हमने पढ़ा, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय जो पुरस्कार है, खेल में पुरस्कार देखा, तमाम तरह की चीजों को देखा, अब वहां पर वन लाइनर में क्या करेंगे, इसको कंप्लीट कर देंगे। और जब वन लाइनर में कंप्लीट करेंगे तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिएगा कि अब आपको यहाँ से यह भी इंपॉर्टेंट पता लग जाएगा कि जो हमने ऊपर पढ़ा उसमें यह कवर किया गया है कि नहीं, तो वह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं वन लाइनर में। वन लाइनर में दिसंबर 2023 में कवित्री सुकृता पाल कुमार को उनकी किस कृति के लिए टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स के लिए, सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स था, किसको दिया गया? तो स्वीकृति पाल कुमार को दिया गया टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं और अब क्या करते हैं, अपने स्लाइड को बड़ा कर लेते हैं। चलिए स्लाइड को बड़ा कर लेते हैं, तब उसके बाद हम लोग इसको करते हैं। बस 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सेटिंग कर लेते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ इंपॉर्टेंट ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। चलिए अब कह रहा है कि हाँ, हिंदी भाषा के लिए किस लेखक को उसके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया? संजीव को। अब ऊपर आ चुका था, आपको पता है, आसान हो जाएगा अब यहाँ पे। दिसंबर 2023 में किसे भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल मेडल ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? पूनम खेत्रपाल सिंह को, महत्वपूर्ण है। इसरो का चंद्रयान-3 की सफलता के लिए किस देश को लीजन एरिक्सन लूनर अवार्ड हमने बताया कि आइसलैंड के द्वारा दिया गया। अब देखो कुछ लोग क्या करते हैं कि लगेंगे वन लाइनर पढ़ाने पहले ही, तो बताओगे जब पहले डिटेल नहीं पढ़ोगे तो वन लाइनर कहाँ समझ में आएगा? तब जब डिटेल पढ़ लिए तो वन लाइनर क्या हो गया, हवा हो जाएगा, तो इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा। इंटरेक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी IFIE द्वारा हाल ही में किस उद्यमी को चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड दिया गया? तो बिपिन चंद्रा सीओ एशिया सॉफ्ट टेक्नोलॉजी को, यह भी ध्यान रख लीजिएगा। देखो जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आने की संभावना, उस पर हमने स्टार बना दिया है, लेकिन जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं उस पर हमने बस ऐसे ही सही का निशान लगा दिया। दिसंबर 2023 में किस देश के एनजीओ को अंतरराष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? अफगानिस्तान को, महत्वपूर्ण था।
दिसंबर 2023 में फ्रांस की सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के किस वैज्ञानिक को अपने सर्वोच्च सम्मान लेजियन ऑफ ऑनर दिया गया? तो वी आर ललितांशिका को दिया गया है। यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है कि फ्रांस की सरकार ने दिया गया। दिसंबर 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है? वो ऊपर आ चुका है, आरटीआई कार्यकर्ता निखिल देखो। नवंबर 2023 में पणजी गोवा में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को गोल्डन पिकॉक अवार्ड दिया गया? तो एंडलेस बॉर्डर, ठीक है, फारसी फिल्म है, इसको दिया गया अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार। बहुत महत्वपूर्ण था, इसको भी याद रखना। सीधा सीधा पूछेगा कि 2023 का गोल्डन पिकॉक पुरस्कार किसे दिया गया? तो एंडलेस बॉर्डर को दिया गया, जो फारसी फिल्म है। एल सल्वाडोर में 19 नवंबर 2023 को भारतीय मिस यूनिवर्स संपन्न मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में, यह भी हमने बातचीत किया है, मिस निकारागुआ, यह भी हमने बताया कहां पर हुआ था, एल सल्वाडोर में हुआ था, लेकिन विजेता कौन रही? तो मिस जो है निकारागुआ, शेनिस पलासियोस, यह भी याद आपको रखना था। फिर कह रहा है कि वह आयरिश लेखिका जिनको उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए 2023 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, पॉल लिंच, यह भी ऊपर आया था। तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन का वह उपन्यास अंग्रेजी अनुवाद जन्नी कन्नड़, ठीक है, जिसके अंग्रेजी अनुवाद को 2023 के साहित्य के जेसीबी पुरस्कार फायरबर्ड, यह भी हमने आपको बताया है, इंपॉर्टेंट था। वह भारतीय कैंसर रोग विशेषज्ञ जिन्हें 2023 के लिए प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेस पुरस्कार हीरो ऑफ द होलिस्टिक रवि कन्नन, यह भी आ चुका है। अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि सब आ चुका है ऊपर वाला ही। आंध्र प्रदेश स्थित वह रेलवे स्टेशन जिसे पर्यावरण मानकों में सुधार और यात्रियों की पर्यावरण अनुकूल सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल आईबीजीसी द्वारा प्लेटिनम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन दिया गया है, विजयवाड़ा, ठीक है। फिर कह रहा है कि जेएसपी फाउंडेशन के अध्यक्ष जिन्हें सामाजिक आर्थिक विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान एवं अस्थायी सकारात्मक योगदान के लिए प्रतिष्ठित सीएसआर टाइम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 दिया गया सालू जिंदल को। बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन याद रख लेना, यह इंपॉर्टेंट है। हाल ही में लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड सलमान रश्दी के ऊपर भी आ चुका है। सितंबर 2023 में फील्ड रिसर्च में नार्मनी बोरलाग पुरस्कार स्वाति नाइक को, यह भी ऊपर आ चुका है, इंपॉर्टेंट था। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के साथ हिंदी सिनेमा की अभिनेत्री को उनके आजीवन योगदान के लिए दादा साहब फाल्के वहीदा रहमान को, आपको यह भी बता चुका है। 69वां 2021 का, यह भी बताया जा चुका ऊपर। नवंबर 2023 में नेशनल मेटरलॉजिस्ट है अवार्ड 2023 डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को दिया गया है, थोड़ा सा याद रखना। नवंबर 2023 में अंतरराष्ट्रीय, यह भी ऊपर आ चुका है, एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? वीर दास। नेटफ्लिक्स स्टैंड अप स्पेशल वीर दास लैंडिंग के लिए कॉमेडियन, इन्होंने कॉमेडियन है, इसी के लिए जो है इनको मिला है। और हमने यह भी बताया कि फिल्म के क्षेत्र में नहीं बल्कि टेलीविजन और अन्य जो मीडिया प्लेटफॉर्म है उसी के लिए दिया जाता है। कौन? इंटरनेशनल एमी अवार्ड। नवंबर 2023 में किस संस्था को द इकोनॉमिस्ट टाइम्स एचआर वर्ल्ड एक्सेप्शन एम्प्लॉई एक्सपीरियंस अवार्ड 2023 दिया गया? एनएचपीसी को दिया गया। नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक, हमने बता ही दिया कि दाऊदी बोहरा संप्रदाय के डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को दिया गया निशान पाकिस्तान से। वह राज्य जहां के सड़क परिवहन निगम ने अपने कर्मचारियों के लिए शुरू की गई 1 करोड़ की दुर्घटना राहत बीमा योजना को प्रतिष्ठित स्कॉच राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया, कर्नाटक राज्य परिवहन निगम, इंपॉर्टेंट था। 27 से 29 अगस्त 2023 तक रूस के मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में किस भारतीय को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला? शांता थॉमस को। यह इंपॉर्टेंट है। 21वां एमी इंटरनेशनल अवार्ड डायरेक्टोरेट अवार्ड हमने बताया था, एकता कपूर का ऊपर जिक्र किया था। फिर बताया पणजी गोवा में संपन्न 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को फॉर मेकिंग और डिस्टिंक्शन इन इंडिया सिनेमा के लिए पुरस्कृत किया गया? तो माधुरी दीक्षित को। गोवा सरकार द्वारा स्थापित पहला मनु पर्रिकर अवार्ड डॉक्टर जो है माधवराज को दिया गया, इसलिए वो डॉक्टर है, ये वैज्ञानिक मतलब। फिर उसके बाद कह रहा है कि केरल बाढ़ पर आधारित जूड एंथोनी जोसेफ द्वारा निर्देशित फिल्म, ये हमने बता दिया है कि 2018 में एवरीवन इज हीरो पुरस्कृत किया गया, मतलब कि पुरस्कृत ऑस्कर के पुरस्कार के नॉमिनेट किया गया। शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए 2022 का इंदिरा गांधी, हमने बताया कि कोविड योद्धाओं आईएमए और टीएनएआई, हमने बताया था कि इंडियन ट्रेनिंग नर्स एसोसिएशन इसका नाम है, ठीक है। और 2023 का शांति निशस्त्रीकरण पुरस्कार किसको? प्रसिद्ध पियानो वादक और म्यूजिक, कहाँ के भाई,
म्यूजिक कंडक्टर डेनियल बेरेबोइम अर्जेंटीना के हैं और शांति कार्यकर्ता अली अबू अवाद फिलिस्तीन के इनको दिया गया। महत्वपूर्ण था, इसको याद रखिएगा। कोरोना काल के दौरान किए गए उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए किस बैंक को हाल ही में चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को महत्वपूर्ण है। ग्रेमी अवार्ड 2024 इम्बंडेंस इन मिलेट्स, आपको पता है ऊपर बातचीत हो चुका है। वह भारतीय नवाचार जिसे 2023 में, चूंकि भारतीय नवाचार था इसलिए हमने बताया था, इसको याद रखना। यस फोर यस अर्थशास्त्र पुरस्कार किसे दिया गया? यस फोर यस, ठीक है। यस फोर यस टेक्नोलॉजी को अपशिष्ट मुक्त दुनिया के निर्माण में उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया। मानवीय भावनाओं को सरल शब्दों में व्यक्त करने वाले नॉर्वे को वह लेखक और नाटककार जिन्हें नोबेल साहित्य पुरस्कार दिया गया, किसको? जॉन फांसे को, यह भी हमने बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 75 वर्ष पूरा होने पर प्रेसिडेंट कलर अवार्ड किसको दिया गया? तो एएफएमसी को दिया गया, यह भी बताया जा चुका है। किस भारतीय धर्मगुरु को नवंबर 2023 में द एमिसरी ऑफ पीस दिया गया? श्री रविशंकर को। अनुभवी गीतकार और पटकथा लेखक जिन्हें हाल ही में अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जावेद अख्तर को। किस उद्यमी को चैंपियंस ऑफ द चेंज अवार्ड दिया गया? डॉक्टर सोमदत्त को, यह इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता है। बेंगलुरु की 10 वर्षीय छात्र वाला हमने बता ही दिया कि विहांत तल्या विकास को लंदन में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के क्षेत्र में पुरस्कृत किया गया है। केन्या के भीड़ भाड़ वाले दादाब शरणार्थी में बच्चों के हाथों में 1 लाख किताबों देने के लिए अब्दुल्लाही मीरे को सम्मानित किया गया है यूएनएचआरसी के द्वारा, बहुत महत्वपूर्ण है, नानसेन पुरस्कार से, ठीक है। एजुकेट गर्ल्स की संस्थापक, यह भी बातचीत हुआ है, वाइज 11 किसको? शफीना हुसैन को दिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण था, ठीक है। खेल में थोड़ा सा देख लो तो खेलो इंडिया यूथ गेम का 6वां संस्करण कहां पर होगा? तमिलनाडु में आयोजित किया जाएगा। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी जिन्हें 2023 के सर्वोच्च पुरस्कार मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार सात्विक साईराज चिराग शेट्टी को, यह भी बातचीत हो चुका है। फिर कहा कि अर्जुन खेल पुरस्कार से सम्मानित किसको? मोहम्मद शमी को, यह भी हमने बताया। और हमने यह भी बताया था कि शीतल देवी को भी। फिर उसके बाद कहा कि मिशेल स्टार्क, हमने बताया कि ये सबसे महंगे खिलाड़ी आईपीएल में इस बार बने हैं। कौन? 2024 के सेशन के लिए सबसे महंगे खिलाड़ी कौन? मिशेल स्टार्क है। वह पुरुष और महिला टेनिस खिलाड़ी जिन्हें आईटीएफ विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार 2023 नोवाक जोकोविच और आर्यना सेबालेंका, यह भी ऊपर बातचीत हुआ है। दिसंबर 2023 में अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब जीतने वाली बांग्लादेश टीम ने फाइनल में किसको हरा दिया? तो यूएई को हरा दिया, यह भी बातचीत हुआ था। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा 19 दिसंबर 2023 को किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को वर्ष 2023 के सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी घोषित किया गया? मिडफील्डर हार्दिक सिंह को, यह भी बात हुआ था। एफआईएस ने वार्षिक पुरस्कारों के अंतर्गत भारतीय महिला गोलकीपर और कप्तान सविता पुनिया को सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर भी चुना है। दिसंबर 2023 में नई दिल्ली में खेले गए पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स एक गौरैया उज्ज्वला, उसका क्या है? शुभंकर है, ध्यान रखना। हाल ही में टाइम पत्रिका ने किस वर्ष 2023 में एथलीट ऑफ द ईयर, ठीक है, घोषित किया? तो अर्जेंटीना के फुटबॉलर किसे, जो हमने बताया कि लियोनेल मेसी है, सबसे बार इन्हीं को दिया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने दिसंबर 2023 में किस पूर्व कप्तान, भारतीय कप्तान द्वारा पाई जाने वाली 7 नवंबर को पहनी जाने वाली 7 नंबर जर्सी कौन पहनता? तो महेंद्र सिंह धोनी को, उनको क्या करेगा? नीलाम करने के बाद, मतलब रिटायर किया जाएगा, ये ध्यान रखना। इससे पहले सचिन तेंदुलकर जर्सी भी नीलाम की गई थी, उनका 10 नंबर की जर्सी थी। हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW राइजिंग नामित किया गया? अंतिम पंघाल को। इंपॉर्टेंट था। फिर देखो, चीन में 19वें एशियाई खेलों में भारत ने किस खेल में 41 बार स्वर्ण पदक जीता? तो घुड़सवारी में, बहुत महत्वपूर्ण था, ये बात ध्यान रखना। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप विजेता के लिए अफ्रीका से क्वालिफाई करने वाली टीम युगांडा है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं था। 20 अगस्त 2023 को खेले गए फीफा महिला फुटबॉल 2023, कब? 20 अगस्त 2023 को। खिताब इंग्लैंड को फाइनल में किसने हरा दिया? स्पेन ने, बहुत महत्वपूर्ण था, इसको याद रखिएगा। कह रहा आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 जो हुआ है भारत में, इसका जो शुभंकर क्या था? तो क्रिप्टो वर्ष था। क्रिप्टो वर्ष मतलब क्रिकेट का वर्ष। अगस्त 2023 में जार्डन में खेले गए अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतकर अंडर 20 रेसलिंग में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी, अंतिम पंघाल का नाम लिख देना। 20 अगस्त 2023 को भारतीय चुनाव आयोग ने किस पूर्व क्रिकेटर को 3 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय आइकन बनाया है? सचिन तेंदुलकर, बहुत महत्वपूर्ण, इसको याद रखिएगा।
अगस्त 2023 में घोषित 25वें सीएट क्रिकेट रेटिंग 2023 में किन दो पूर्व भारतीय क्रिकेटरों को सीएट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया? मदन लाल को और करसन घावरी को। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। फिर कह रहा है कि अगस्त, लास्ट पेज है, अगस्त 2023 में संपन्न विश्व शतरंज चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले विश्वनाथ आनंद के बाद दूसरे खिलाड़ी हमने बताया ही कि आर प्रगा प्रगा कार्ल मार्सन, तो इन्होंने क्या किया? हरा दिया। ठीक है। फिर करा है सितंबर 2023 में किस फार्मूला 1 कार रेस ने लगातार 10वीं बार इटालियन ग्रांड प्रिक्स को जीतने का रिकॉर्ड बनाया? मैक्स वेस्टरपन। ये भी हमने बताया कि यह किससे? रेड बुल से है, जबकि वो किससे हैं? आपके किससे? मर्सिडीज के ड्राइवर थे। ठीक है। वह महिला टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में डोपिंग के आरोप में 4 वर्ष का प्रतिलोम सिमोना हालेप को, यह भी चर्चा में रही, रोमानिया की है। 10 से 12 दिसंबर 2023 के बीच पहले खेलो इंडिया पैरा गेम दिल्ली में हुआ था। आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन श्रीलंका के स्थान पर कहां पर होगा? दक्षिण अफ्रीका में होगा। अगस्त 2023 में जार्डन में संपन्न अंडर 20 विश्व कप कुश्ती चैंपियन में स्वर्ण पदक किसने जीता? प्रिया मलिक ने जीता। ये वाला देखो इंपॉर्टेंट है कि सितंबर 2023 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीतकर 3 बार यह खिताब कौन? बाबर आजम ने जीत लिया। फिर कह रहा है चीन में सितंबर 2023 में संपन्न 19वां जो खेल हुआ था, एशियाई खेल, उसमें शुभंकर क्या था? तो चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग और लियान लियन। तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। अक्टूबर 2023 के लिए किन दो पुरुषों को, महिला क्रिकेटरों को आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर? न्यूजीलैंड की रचिन रविंद्रन को और वेस्टइंडीज के हेलो मैथ्यूज को। गोवा में 26 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच राष्ट्रीय खेल 2023 में किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ एथलीट ट्रॉफी का दर्जा श्री हरिनटराजन को दिया गया? श्री हरिनटराज को दिया गया। और उसके बाद करा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास, ये हमने बता ही दिया था कि मेंग लैनिंग है, कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की। चलो अंतिम है ये। दिसंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई विजय अमृतराज और लिएंडर पेस, यह भी बातचीत हो चुका है। कितना आसान हो जाता है जब आप थ्योरी और डिटेल में पढ़ लो चीजों को तो। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 अक्टूबर 2023 को दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन ग्वालियर में किया। 26 नवंबर 2023 को किस देश ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर 5 बार डेटाबेस का आपको बताया? इटली ने। फिर उसके बाद देखो कह रहा है दिसंबर 2023 में जारी आईसीसी के नए नियम में हमने बता दिया 60 सेकंड के अंदर आपको गेंद करनी होगी, नहीं तो 5 रन का पेनाल्टी लगेगा। 26वां वर्ल्ड बिलियर्ड आपको पता है पंकज अडवाणी, ये सब बता चुके हैं। किस पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक 800 शीर्षक रिलीज हुई? मुथैया मुरलीधरन का, क्योंकि विकेट उन्होंने ले लिया 800। वह प्रतिष्ठित फुटबॉल खिलाड़ी जिन्हें फुटबॉल का प्रतिष्ठित ट्रॉफी बैलन डीआर दिया गया? लियोनेल मेसी 8 बार, आपको पता है। ऑस्ट्रेलिया का वह सर जिसने हाल ही में 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी से इनकार कर दिया, अभी हमने बताया कि तटीय शहर गोल्ड कोस्ट ने कर दिया है। अब जहां पे आयोजन होगा जब पता चलेगा तो आपको बता दिया जाएगा। भारत का वह युवा लेग स्पिनर जिन्हें आईसीसी के दिसंबर 2023 में जारी रैंकिंग में दुनिया के शीर्ष 20 गेंदबाज शामिल किया गया है, रवि बिश्नोई है। 17 जुलाई 2023 को नाग चैनल को तैरकर पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के तैराक अंशुमन झिंगरन है। यह भी हमने बताया जब राष्ट्रीय न्यूज पढ़ा रहे थे तब। इसके 4 पार्ट रिलीज हो चुके हैं, उस 4 पार्ट को भी आपको देखना महत्वपूर्ण, एक भी सवाल इससे बाहर नहीं जाने वाला है। वर्ष 2023 का लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया? अर्जेंटीना की फुटबॉलर लियोनेल मेसी को। और लास्ट आपका आज का है टॉपिक, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा किस फुटबॉल खिलाड़ी को AIFF मैन फुटबॉलर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? तो ललियान लुआला झांगठे को सम्मानित किया गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन निश्चित रूप से पसंद आ रहा होगा, और पसंद आता है तो आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर अपने मित्रों में करिए, ताकि जितना ये बड़ा चैनल होगा उतना ही आपका परिवार बड़ा होगा। और जब परिवार बड़ा होता है तो परिवार की जिम्मेदारी लेने वाला भी व्यक्ति भी अपने आप को काफ़ी जो है निखार करके सामने लाता है, और आपके आने वाले एग्जाम में भरपूर जो है आपकी मदद करने के लिए तैयार रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई ऐसी चल रही होगी। अपना अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।